हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं बीईजीसी 134 बुक जो है उसको पूरा का पूरा कवर कराऊंगा केवल 2 सेशंस में। ठीक है, मतलब 2 सीरीज में मैं पूरे के पूरे बुक को कवर कराऊंगा। ऐसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था और उसका जो पहला सेशन था, जो पहला वन शॉर्ट वीडियो था, वो मैंने कल ही पब्लिश कर दिया था। और आज मैं आप लोगों से वो वादा पूरा करने के लिए दूसरा जो सेशन है वो अब अपलोड करने वाला हूँ। उसके लिए मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग बीईजीसी 134 के बचे हुए पोर्शन को। ठीक है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कस कर लेंगे हम लोग। एक दो समरियां हैं, मतलब कुछ एक दो नॉवेल है उसकी समरी देख लेंगे हम लोग, और उसके बाद इस तरह से हम जो है इस पूरे के पूरे बुक को खत्म कर देंगे। और उसके बाद मैं ये आशा करूंगा कि आप लोगों के जो एग्जामिनेशन होंगे उसमें आप लोग अच्छे से अच्छे तरीके से आंसर को लिखेंगे और इसके बाद आपके जो मार्क्स होंगे वो अच्छे आएंगे। मैं इसी आशा के साथ अब आगे वीडियो को बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ये है बीईजीसी 134 रीडिंग द नोवेल। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि जो पहला वाला सीरीज होगा उसमें 2 टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, और हम लोगों ने डिस्कस कर भी लिया था। पहला टॉपिक था द नोवेल एंड इंट्रोडक्शन और दूसरा टॉपिक था द अवेकनिंग बाय कैटे चॉपिन। 2 टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें से पहले टॉपिक का जितना भी क्वेश्चन था, समरी था, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया था। लेकिन दूसरे वाले टॉपिक का जो कि है द अवेकनिंग बाय कैटे चॉपिन, इसकी समरी हम लोगों ने देख ली थी और इसको हम लोगों ने अच्छे से समझ भी लिया था कैसा नॉवेल है, क्या करना है और इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, कैसे इसके आंसर्स करने हैं, वो सब हम लोगों ने देख लिया था। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और उसके जो आंसर्स थे, जिसको जिसको कि ब्रीफ में एकदम शॉर्ट में मुझे समझाना था, वो मैं कल नहीं कर पाया था क्योंकि बहुत लंबा हो गया था वीडियो, पहली बात। और दूसरी बात ये थी कि जो बैटरी थी मेरे लैपटॉप की वो डिस्चार्ज हो गई थी, इस वजह से मैं कल जो बचा हुआ क्वेश्चन था वो नहीं कर पाया था। तो आज के सीरीज में मैं इस दूसरे वाले टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करवा दूंगा। और तीसरा है प्रजा बाय गोपीनाथ मोहंती। जो तीसरा टॉपिक है हम लोगों का, गोपीनाथ मोहंती द्वारा लिखित नोवेल प्रजा, जो कि उड़िया लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो इसको डिस्कस करना है आज। और उसके बाद हमें डिस्कस करना है थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचेबे। तो चिनुआ अचेबे एक अफ्रीकन लेखक थे, मतलब सॉरी, अफ्रीकन राइटर थे या नोवेलिस्ट थे, या फिर कह लिए कि नाइजीरियन नोवेलिस्ट थे या नाइजीरियन राइटर थे। तो उनके द्वारा लिखी गई एक नोवेल है थिंग्स फॉल अपार्ट। हम लोग इसको आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि मूल रूप से हमें आज 2 टॉपिक्स डिस्कस करना है और एक जो है जो टॉपिक का क्वेश्चन आंसर रह गया था वो डिस्कस करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने एक व्यूअर से माफी मांगना चाहता हूँ। उस व्यूअर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो व्यूअर बहुत बेताब थे, बहुत आज सुबह से मतलब मैसेज कर रहे हैं कि जो सेकंड सीरीज है वो रिलीज कर दी जाए। तो एक्चुअली मैं माफी मांगता हूं उनसे, क्योंकि मैं दिन में वीडियो शूट नहीं कर पाता हूं, मैं जरा बिजी रहता हूं, इस वजह से मैं दिन में वीडियो शूट नहीं कर पाता हूं। तो अभी मैं रात में वीडियो बना रहा हूं और जब ये वीडियो बन जाएगी तो उसके बाद क्या होगा कि इसको मैं प्रीमियर कर दूंगा। सुबह के 4-5 बजे ये वीडियो प्रीमियर हो जाएगी और आप लोग कल सुबह इस वीडियो को देख लीजिएगा। मतलब अभी आज 7 मार्च है और रात के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। ठीक है, तो मतलब 8 मार्च को सुबह में 4 साढ़े 4 या 5 बजे के करीब ये वीडियो प्रीमियर हो जाएगी। आप लोग इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एक पॉइंट और मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों कि इसमें जितने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसकी पीडीएफ जो है, वो जो पीडीएफ की जो फाइल होगी वो मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग वहां से पीडीएफ ले लीजिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको देख लीजिएगा। मैं तो यहाँ एकदम शॉर्टकट में समझा रहा हूँ ना, लेकिन आप लोगों को वहां लिखे हुए फॉर्मेट में, मतलब रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगा। आप लोग वहां से उसको ले लीजिएगा, पढ़ के अपने अपने एग्जाम में अपियर हो जाइएगा। ठीक है, अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे सीधे हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। मैं जरा इसको मिटा दूं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं अब। तो ये वाला नोवेल वाला तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। टाइप्स ऑफ नोवेल में हम लोगों ने देख लिया था पिकारेस्क्यू नोवेल, गोथिक नोवेल, एपिस्टोलरी नोवेल, रीजनल नोवेल, हिस्टोरिकल नोवेल, पेस्टोरियल, उसके बाद बिल्डंग्स रोमन नोवेल। हाँ, तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। द अवेकनिंग बाय कैटी चॉपिन हम लोगों ने शॉर्ट में इसको भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, द अवेकनिंग के जो कैरेक्टर्स थे, एडना पॉन्टिलियर, लियोन्स पॉन्टिलियर, रॉबर्ट लिब्रॉन, मैडम रेटिग्नोल, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। ओवरऑल मैंने एक समरी बता दी थी आप लोगों को द अवेकनिंग कैरेक्टर्स की। ठीक है, और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 का सारा बता दिया था, 1 2
3, 4, 5 जो भी क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, व्हाट इज प्लॉट एंड इट्स टाइप, सिग्निफिकेंस ऑफ कैरेक्टर एंड कैरेक्टराइजेशन इन नॉवेल, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी थी। ठीक है, रह गया था तो ये वाला पोर्शन जो भी अब आप लोगों के स्क्रीन पर है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चैप्टर 2 द अवेकनिंग बाय कैटे चॉपिन। इसमें 7 क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो ये एक इंपॉर्टेंट, एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका डिस्कशन रह गया था, अभी मैं इसको डिस्कस करवा देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आगे हम लोग जो बाकी 2 नॉवेल हैं, 2 चैप्टर्स हैं, 2 ब्लॉक है आपके बुक के, उसको डिस्कस करेंगे। 2 ब्लॉक जिसका नाम है, पहला का प्रजा बाय गोपीनाथ मोंटी और दूसरे का थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचेबे। तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वो डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, डिस्कशन से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ दोस्तों। इस बुक में, बीईजीसी 134 बुक में टोटल 4 ब्लॉक हैं, जिसमें से पहला 2 ब्लॉक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें से पहला ब्लॉक है शायद ये है ए नोवेल एन इंट्रोडक्शन या ए नोवेल द इंट्रोडक्शन, ये नाम है। और दूसरा जो ब्लॉक है वो है आपको द अवेकनिंग बाय कैटी चॉपिन। ये दोनों ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आएंगे और मैं ज्यादा फोकस इसी दोनों चैप्टर्स पे आप लोगों को करवा रहा हूँ। इस 2 ब्लॉक को हो सके, इफ पॉसिबल, अगर संभव हो तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, और शायद ऐसा करने से आपको ही फायदा होगा। खैर, चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पर है कि राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ कैटे चॉपिन। कैटे चॉपिन जो थी, ये एक महिला लेखिका थी जो कि नॉवेल और शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी। ठीक है, तो इसके कैरेक्टर स्केच को हमें देखना है। तो सीधे अब हम लोग इंग्लिश फॉर्मेट में बात कर लेते हैं। एक्चुअली कैटे चॉपिन वाज एन अमेरिकन ऑथर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल बेस्ड इन ल्यूसियाना। एक्चुअली केटे चॉपिन जो थी वो एक अमेरिकन ऑथर थी, अमेरिकन लेखिका थी, जो कि शॉर्ट स्टोरीज, एकदम छोटी कहानियां लिखती थी और नॉवेल लिखती थी, जो कि सिचुएटेड या बेस्ड होता था ल्यूसियाना नामक जगह पे। मतलब कैटे चॉपिन की जो मैक्सिमम स्टोरीज होती थी या फिर नॉवेल होते थे, उनमें जो प्लेस होता था, उस नॉवेल में जो प्लेस को दिखाया जाता था, वो ल्यूसियाना होता था या फिर न्यू ऑर्लिन होता था। ठीक है, नाउ कैटे चॉपिन इज कंसीडर्ड एज अ फेमिनिस्ट ऑथर बाय द स्कॉलर्स नाउअडेज। आज के समय में क्या हो रहा है कि कैटे चॉपिन को क्या कहा जा रहा है, एक फेमिनिस्ट ऑथर, मतलब महिलावादी लेखिका के तौर पर जाना जा रहा है। और सी इज पॉपुलरली नोन फॉर हिज फेमस वर्क इन नॉवेल द अवेकनिंग। द नॉवेल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1899। एक्चुअली क्या है कि जो द अवेकनिंग जो ये नॉवेल इन्होंने लिखा था, ठीक है, कैटे चॉपिन ने जो नॉवेल लिखी थी द अवेकनिंग, इसके इसी वर्क की वजह से ये फेमस हुई थी। ठीक है, और ये जो नॉवेल है फर्स्ट टाइम 1899 ईस्वी में पब्लिश हुई थी। कैटे चॉपिन वाज बोर्न इन सेंट लुइस मैसूरी एंड शी मैरिड एंड मूव्ड विथ हर हस्बैंड टू न्यू ऑर्लिन। एक्चुअली कैटे चॉपिन की जो कैटे चॉपिन का जो जन्म हुआ था सेंट लुइस मैसूरी में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने शादी की थी और अपने हस्बैंड के साथ जो है यह न्यू ऑर्लिन शहर में जाके बस गई थी। बाद में क्या होता है कि कैटे चॉपिन उस न्यू ऑर्लिन शहर को छोड़ देती है और चली जाती है ल्यूसियाना, और ल्यूसियाना में बस जाती है। अब वहां से क्या करती है, कैटे चॉपिन रोट short stories for both children and adults which were published in such national magazines as Atlantic Monthly, Vogue, etc. Her story aroused controversy because of her subject and approach. They were condemned as immoral by some critics. तो जब कैटे चॉपिन ल्यूसियाना में जाके बस गई तो उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, और उनके जो लेखन थे, उनकी जो लेखन के जो वर्क्स होते थे, जैसे नॉवेल लिखती थी, शॉर्ट स्टोरीज। हालांकि कैटे चॉपिन ने केवल 2 नॉवेल लिखा है, पहला नाम है द फॉल्ट और दूसरे का नाम है द अवेकनिंग। ठीक है, तो जो शॉर्ट स्टोरीज वो लिखती थी वो पब्लिश होते थे कहाँ, नेशनल मैगजीन्स में, जिनका नाम था अटलांटिक मंथली, वैग्यू, इटीसी। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, एक समस्या होती थी उसके स्टोरी के साथ। वो जो वो स्टोरी लिखती थी, जो नॉवेल उन्होंने, ठीक है, तो उसके साथ एक समस्या थी। समस्या क्या थी कि वो जो लिखती थी तो लोग उसको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके जो लिखने का तरीका होता था और जो सब्जेक्ट, जो मेन जो टॉपिक होता, उनको चुनने का तरीका, लोग जो है उसको गलत मानते थे। लोगों को लगता था कि ये जो लिख रहे हैं ये हमारे समाज के विरुद्ध है। इसलिए इनका जो है ना, कह लें कि वाद विवादों से बहुत पुराना रिश्ता नाता रहा है। मतलब ये उस समय में जब इन्होंने नॉवेल लिखा था तब ये काफी फेमस नहीं थी, लेकिन बाद में आकर के, मतलब इनकी मृत्यु के 10-20 साल के बाद ये फेमस हुई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हिज मेजर वर्क्स वेयर 2 शॉर्ट स्टोरी एंड 2 नॉवेल्स। इसके जो मेजर वर्क्स थे वो थे 2 शॉर्ट स्टोरी, मतलब इन्होंने 2 शॉर्ट स्टोरी लिखी थी जो कि एक मेजर वर्क था, और 2 नॉवेल्स। ठीक है, 2 नॉवेल इन्होंने लिखे थे। और वो जो नॉवेल और क्या कहते हैं शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन था, वो बायो फॉक था, द स्टॉर्म था,
और इसने दो नॉवेल लिखे थे, एक था द फॉल्ट और दूसरा था द अवेकनिंग। ये दो नॉवेल इन्होंने लिखा था, विच आर सेट इन न्यू ऑर्लिन्स एंड ल्यूसियाना। मतलब ये जो दो नॉवेल था, ये जो दो नॉवेल था फॉल्ट एंड अवेकनिंग, ये इसमें जो प्लेस था वो था न्यू ऑर्लिन और ल्यूसियाना। द कैरेक्टर्स इन हर स्टोरी आर यूजुअली रेसिडेंट ऑफ ल्यूसियाना। जो कैरेक्टर्स थे स्टोरी में, ठीक है, मतलब जो नॉवेल था द अवेकनिंग, इसमें जो कैरेक्टर्स थे, जो मुख्य पात्र थे, वो यूजुअली मतलब सामान्य तौर पर ल्यूसियाना के रहने वाले थे और बहुत सारे लोग क्रियोल जाति के थे, ठीक है। अब विद इन अ डिकेड ऑफ हर डेथ, चॉपिन was widely recognized as one of the leading author of that time। जब उसकी डेथ हो गई, मतलब कैटे चॉपिन की डेथ हो गई, तो उसके एक दशक के बाद या एक दशक के अंतराल में वो बहुत फेमस हुई और उसको उस समय का लीडिंग लीडिंग ऑथर माना गया, मतलब नेतृत्व करता, बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्धि पाई इन्होंने। लेकिन इसके मृत्यु हो जाने के बाद, इनकी जब मौत हो गई, तब इन्होंने प्रसिद्धि पाई थी। सम ऑफ द चॉपिन्स वर्क वेयर प्रोड्यूस्ड इवन इन फ्रांस एंड अमेरिका। इनके कुछ वर्क्स ऐसे भी थे जिनको कि अमेरिका से बाहर फ्रांस में भी पब्लिश किया गया था, ठीक है। एज अ राइटर, कैटे चॉपिन रोट वेरी रैपिडली एंड विदाउट मच रिवीजन। और ये जो एज अ राइटर, मतलब राइटर, एक लेखिका के तौर पर कैटे चॉपिन बहुत तेजी से लिखती थी और ये ज्यादा रिवीजन नहीं करती थी, मतलब इनको जो दिल में आया ये लिख देती थी। सी यूजुअली वर्कड इन हर होम सराउंडेड बाय हर चिल्ड्रन। ये जो है, मतलब क्या होता था कि अपने घर में रहती थी, अपने बाल बच्चों के साथ रहती थी, और जब समय मिला, जब दिल किया तो कुछ भी लिख देती थी, जो कि नॉवेल हो या शॉर्ट स्टोरी हो, ऐसा। अब है द कंटेंट एंड द मैसेज ऑफ द नॉवेल द अवेकनिंग caused an uproar and Chopin was denied admission into St. Louis Fine Art Club based on its publication। अब होता क्या है कि जब इन्होंने द अवेकनिंग नॉवेल लिखा, तो द अवेकनिंग नॉवेल को लोगों ने नकार दिया, मतलब लोगों को पसंद नहीं आया उस समय में, क्योंकि 1899 ईस्वी में ऐसी बातें नहीं थी कि मतलब स्त्रियां स्वतंत्र होती थी, स्त्रियां यहाँ वहां जा सकती हैं। 1899 ईस्वी में ऐसा कुछ था नहीं, स्त्रियों को पुरुषों की संपत्ति माना जाता था। तो मतलब कैटे चॉपिन ने क्या किया था कि समाज के विरुद्ध जाके यह नॉवेल लिखा था। इस नॉवेल में ऐसा दिखाया गया था कि स्त्रियां स्वतंत्र हो सकती है, जो कि समाज को एकदम स्वीकार नहीं था, समाज जो सोसाइटी थी उसको स्वीकार नहीं था। उनका कहना था नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जो ये अवेकनिंग नॉवेल था, ये नॉवेल को लोगों ने नकार दिया, और ऐसा करने से क्या हुआ कि ये जो कैटी चॉपिन थी, इसको सेंट लुइस फाइन आर्ट क्लब में एडमिशन भी नहीं मिल सका। शी वॉज टेरिबली हर्ट बाय द रिएक्शन टू द नॉवेल। तो जो ये इन्होंने नॉवेल लिखा था, उसके रिएक्शन को देख के इसको बहुत बुरा लगा। एंड इन द रिमेनिंग 5 years ऑफ हिज लाइफ, मतलब जो नॉवेल था द अवेकनिंग, इसको लिखने के बाद, ठीक है, जो भी रिएक्शन आया, इससे इसको बहुत बुरा लगा, और इसके बाद इसने बहुत कम मात्रा में कुछ शॉर्ट स्टोरीज लिखी। उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया, और नॉवेल के लिखने के, पब्लिश होने के 5 साल के बाद ही ये मर गई। इसका ब्रेन डाइड हो गया था और इसकी डेथ हो गई। तो ये था दोस्तों शॉर्ट कैरेक्टर स्केच ऑफ कैटी चॉपिन। और इसको आप लोग लॉन्ग कर सकते हैं अपनी इच्छा से, जैसे आप लोग चाहें वैसे लॉन्ग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे शॉर्ट में बताना था, मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। 2 मिनट का समय चाहता हूं मैं दोस्तों, क्योंकि मुझे मैसेज आ रहा है, ठीक है। मैसेज देखना भी जरूरी है, ताकि मैं देख सकूं कि क्या इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो मतलब कहने की कोशिश की जा रही है व्हाट्सएप के माध्यम से। बस 2 मिनट का समय लूंगा दोस्तों। 2 मिनट भी नहीं लगा दोस्तों, तुरंत हो गया मेरा काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला वाला समरी तो आप लोगों ने देख लिया, सॉरी, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने देख लिया। दूसरे पर आते हैं। राइट समरी ऑफ द अवेकनिंग। द अवेकनिंग की समरी लिखनी है, जो स्टोरी है, जो नॉवेल है, जो नरेटिव है, उसकी समरी लिखनी है। कल ही मैंने आप लोगों को बता दिया एडना पोंटिलियर की कहानी, एकदम अच्छे से बता दिया, क्या हुआ कैसे हुआ। लियोन्स पोंटिलियर बता दिया, उसके बाद मेडी मोस्ले रीज के बारे में बता दिया, मैडम रेटिंगनॉल के बारे में बता दिया, समरी भी बता दी मैंने आप लोगों को क्या होता है आखिर समरी में, क्या क्या मतलब क्या क्या चीजें घटना, क्या क्या घटनाएं घटित होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कमेंट ऑन द पोर्ट्रियल ऑफ मैरिज ऑन द अवेकनिंग, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने लिया है दोस्तों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये शायद एग्जाम में आएगा, ठीक ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा। इसमें ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो शादी वाला जो सीन दिखाया गया है नोवेल द अवेकनिंग में, इससे जो कैटी चॉपिन जो राइटर है वो क्या कहना चाह रही है, तो कहना कुछ नहीं चाह रही है दोस्तों, केवल इतना कहना चाह रही है कि हमारा समाज, जो कि शादीशुदा शुदा बंधन में बंधी हुई स्त्रियों को स्वतंत्र होना स्वीकार नहीं करता है, ये समाज के विरुद्ध है। मतलब ऐसा दिखाया गया द अवेकनिंग स्टोरी में कि एक लेडीज है, एक महिला है जो कि शादीशुदा है, उसके एक आध बच्चे हैं, ठीक है।
अब क्या होता है कि ये शादीशुदा होती है, अपने बाल बच्चों से प्रेम करती है, अपने बाल बच्चों के लिए सारे कार्य करती है, ठीक है। लेकिन बाद में इसकी जो लव वाली जो डिजायर होती है वो जाग जाती है, मतलब ये चाहती है कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, किसी के साथ लव करूं, किसी के साथ डेट पे जाऊं, किसी के साथ घूमूं, इसे दुनिया को कोई लेना देना ना हो, ठीक है। तो ऐसा समाज को स्वीकार नहीं है। तो मैरिज के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो मैरिज वाला सीन है उसके माध्यम से केवल इतना दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जो विवाहित महिला है उसको भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि वो अपना जीवन अच्छे से जी सके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राइट ब्रीफ ऑन एडना पॉन्टिलियर कैरेक्टर। तो एडना पॉन्टिलियर की का जो कैरेक्टर है उसके बारे में हमको शॉर्ट में लिखना है। तो जाहिर सी बात है, एडना पॉन्टिलियर क्या थी, एक सामान्य सी महिला थी जिसकी शादी हुई थी, जिसके एक आध बच्चे थे, और ये छुट्टियां मनाने को क्या कहते हैं, ग्रैंड आइल नाम के जगह पे गई थी, जो कि न्यू ऑर्लिन से 50 मील क्या दक्षिण में अवस्थित था, ठीक है। वहां पर उसको प्रेम हो जाता है रॉबर्ट लिब्रॉन नाम के आदमी से। रॉबर्ट लिब्रॉन नाम का आदमी उसको स्वीकार नहीं करता क्योंकि ये शादीशुदा होती है। और बाद में क्या होता है कि एडना पोंटिलियर कहती है कि नहीं, मेरा जो शरीर है, मेरा जो हृदय है वो केवल मेरा है, ठीक है। और इसके साथ इसको मैं किसी और को नहीं दे सकती हूँ, मैं जिसे चाहूँ उसे दूंगी, जिसे ना चाहूँ ना नहीं दूंगी, इस पे कोई रोक नहीं लगा सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है एडना पोंटिलियर का, जो कैरेक्टर का जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसी को यहाँ दिखाना है, ठीक है। बाद में क्या होता है, अंतिम में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे कि जब समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, समाज कहता है कि नहीं, अगर तुम्हारे पति हैं तो तुमको पति के साथ ही रहना है, तो फिर अंतिम में ये क्या करती है कि समुद्र में जाकर के अपना जो है तैरते तैरते जान दे देती है और अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेती है, इस समाज के, दुनिया के नाते से, दुनिया के बंधन से अपने आप को ये इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र कर लेती है। तो यही लिखना है। हालांकि ये जो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी जो ब्रीफ कैरेक्टर स्केच है वो मैं नीचे इसके अगले वाले स्लाइड में दे दिया हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और ये जो पूरा पीडीएफ है जो भी आप लोगों के सामने स्लाइड पे दिख रहा है, ये मैं आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्मेट में आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने इस स्लाइड के जस्ट अगले स्लाइड में इसका एक कैरेक्टर जो है आप लोगों के लिए लिख दिया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आगे जो मैं पीडीएफ दूंगा उसमें शायद ये कैरेक्टर डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए मैंने नीचे वाले स्लाइड में इसको ऐड कर दिया है। अब आगे 5वां नंबर क्वेश्चन है, कैन यू से दैट द अवेकनिंग इज अ सिंबॉलिक नॉवेल। क्या आप कह सकते हैं कि ये जो क्या कहते हैं, द अवेकनिंग है, यह एक सिंबॉलिक नॉवेल है। तो हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि अवेकनिंग एक सिंबॉलिक नॉवेल है। कैसे, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक्चुअली इन द अवेकनिंग, caged bird served as reminder of Edna's entrapment and also of the entrapment of the Victorian woman in general। तो इस इन द अवेकनिंग, मतलब ये जो अवेकनिंग नॉवेल है, अवेकनिंग जो नैरेटिव है, अवेकनिंग जो स्टोरी है, इसमें केज्ड बर्ड, कैद की हुई चिड़िया को दिखाया गया है, मतलब पिंजरे में कैद चिड़िया है जिसको दिखाया गया है, जो ये बताता है कि जिस तरह से चिड़िया पिंजरे में कैद है, उसी तरह से एडना पॉन्टिलियर भी एक पिंजरे में कैद है, एक वैवाहिक बंधन नामक पिंजरे में कैद है, ठीक है। और ऐसा सिर्फ एडना के साथ ही नहीं है, विक्टोरियन एज की हर उस महिला के साथ हैं जो शादीशुदा हैं। मतलब यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है पिंजड़े में कैद हुए पक्षी के माध्यम से कि उस समय का जो समाज था उसमें क्या होता था कि शादी एक बंधन होता था जिसमें अगर कोई महिला फंस गई तो उससे बाहर निकलना मुश्किल होता था। अब आगे मैड Madam Lebrun's parrot and mockingbird represent Edna and Madam Rees respectively। अब मैडम लिब्रंस और पैरोट, एक ये था जो रॉबर्ट लिब्रन था, उसको एक पैरोट, उसको एक तोता था, ठीक है, और एक मॉकिंग बर्ड था जो दिखाता था कि एडना और मैडम रीज, ये जो मतलब एक तोता था, तोता दिखाता था कि ये एडना है, ठीक है, जो कि एक क्या कहते हैं कि एक पिंजड़े में फंसी हुई, क्योंकि तोता को तो मैक्सिमम लोग पिंजड़े में रखते हैं। तो वो जो तोता था जो कि रॉबर्ट लिब्रॉन का था, वो दिखाता था कि एडना जो है एक पिंजड़े में कैद है, ठीक है। लेकिन वही मॉकिंग बर्ड जो था, जो कि खुले आकाश में उड़ सकता था, जो कि रॉबर्ट लिब्रॉन का ही एक मतलब चिड़िया था, वो दिखाता था मैडम रीज को, जो एक आदर्शवादी महिला थी, जो कि समाज के बंधनों से लगभग मुक्त थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक पैरोट एक सिंबॉलिक सिंबल हो गया, मॉकिंग बर्ड एक सिंबल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, लाइक द बर्ड्स the women movements are limited and they are unable to communicate with the world around them
Edna's attempt to escape her husband, child, and society manifest their arrest flight as her efforts only land her in another cage, the pigeon house. अब आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि जैसे पिंजरा में जो तोता कैद होता है, जो पक्षियां कैद होते हैं, उसी तरह से जो महिलाओं की जो मूवमेंट होती है, महिलाओं का जो चलना फिरना होता है, घूमना फिरना होता है, वो लिमिटेड होता है। और वो क्या होती हैं कि संसार के अलग हिस्से से कम्युनिकेट नहीं कर पाती हैं, संसार के लोगों से कम्युनिकेट करने में उसे दिक्कत होती है, ठीक है। और ऐसा ही होता है एडना के साथ। एडना जब भी अपने आप को अपने पति पति और अपने बच्चे से छुड़ाने की कोशिश करती है, तो जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसे रोक देता है। और क्या होता है कि एडना बार बार प्रयास करती है और एक पिंजड़े से छूटती है तो दूसरे पिंजड़े में पहुंच जाती है। जैसे कि वो चाहती है कि वो अपने पति और अपने बच्चों को छोड़ दे, और वो छोड़ भी देती है, ठीक है। वो बड़े से आलीशान बंगले में जिसमें कि उसका पति और उसका बच्चा रहता है, उसको छोड़कर वो पिंजड़े में चली जाती है। तो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एडना अपने आप को छुड़ाने की कोशिश तो करती है, लेकिन एक पिंजरा को छोड़ती है तो दूसरे पिंजड़े में वो स्वतः ही पहुंच जाती है। द पिजन हाउस रिप्रेजेंट हर इनएबिलिटी टू रिमूव हरसेल्फ फ्रॉम हर फॉर्मर लाइफ। ये जो पिजन हाउस है जिसमें कि एडना शिफ्ट होती है, वो दिखाता है इनएबिलिटी, अक्षमता को। जैसे कि एडना कोशिश तो करती है कि वो अपना फॉर्मर लाइफ भूल जाए, जो पुराना लाइफ है वो भूल जाए उसको, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा सिंबल है एडना पोंटिलियर का जो नॉवेल है, क्या कहते हैं, द अवेकनिंग, उसमें एक सिंबल है द सी, ठीक है। द सी इन द अवेकनिंग सिंबलाइज फ्रीडम एंड एस्केप। ये जो सी है, ये जो समुद्र, आप लोगों ने देखा होगा समुद्र बहुत बड़ा होता है, इसका ना कोई ओर होता है ना कोई छोर होता है, ना इसकी स्टार्टिंग होती है ना इसकी एंडिंग होती है। तो ये दिखाता है फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता का भी कोई अंत नहीं होता है। अगर किसी पर बंदिश लगा दी जाए तो वो स्वतंत्रता नहीं रहती है। तो ये जो समुद्र है दिखाता है फ्रीडम, स्वतंत्रता को दिखाता है। इट इज अ वास्ट एक्सपेंस दैट एडना कैन ब्रेव ओनली व्हेन शी इज सॉलिटरी एंड ओनली आफ्टर शी हैज डिस्कवर्ड हर ओन स्ट्रेंथ। यह तभी संभव है कि एडना स्वतंत्र हो पाए जब वो अपने भीतर में मौजूद, अपने अंदर में मौजूद अपनी क्षमता को पहचान सके। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन शी वाज इन द वाटर, अब एक घटना है, एक स्टोरी के अंदर एक घटना घटित होती है जब एडना पूरे सभी लोगों द्वारा नकार दी जाती है, सभी लोग नकार देते हैं, यहाँ तक कि रॉबर्ट लिब्रन जिससे कि वो प्रेम करती है, रॉबर्ट लिब्रन से जिससे कि वो प्रेम करती है, रॉबर्ट लिब्रन तक उसे छोड़ के चला जाता है। तो एडना समुद्र में चली जाती है तैरने के लिए, और तैरते तैरते वहीं अपनी जान दे देती है। तो वहीं से ये वाला पॉइंट मैं उठा रहा हूँ। एडना इज रिमाइंडेड, सॉरी, व्हेन शी वाज इन द वाटर, जब वो पानी में रहती है, देन एडना इज रिमाइंडेड एज अ डेप्थ ऑफ यूनिवर्स। तब एडना अपने मस्तिष्क में देखती है, अपने मस्तिष्क में से सोचने की कोशिश करती है, डेप्थ ऑफ यूनिवर्स मतलब जो ब्रह्मांड की गहराई है उसको सोचती है, एंड हर ऑन पोजीशन एज अ ह्यूमन बीइंग ऑन दैट डेप्थ। और उस गहराई में उसका पोजीशन क्या है, उस एडना की पोजीशन, एडना की स्थिति क्या है एज अ ह्यूमन बीइंग, मानव के तौर पर उसकी स्थिति क्या है। अब द डेथ ऑफ एडना इन द सी मैक इट्स अ सिंबल ऑफ रीबर्थ। और अंतिम में क्या होता है, वो ये सोचते सोचते क्या होती है, मर जाती है, मतलब समुद्र के अंदर ही विलुप्त हो जाती है। जो ये दिखाता है कि किस तरह से अगर समाज इस तरह की जो कुरीतियां हैं उसको नहीं समेटे तो जो रिबर्थ है, जो नई 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 विचारधाराएं हैं वो नहीं आएंगी, और क्या होगा कि महिलाएं जो कि एक पिंजड़े में कैद है और हमेशा के लिए पिंजड़े में कैद रह जाएगी। इन इट्स सब्लिम वास्टनेस द सी रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ, ग्लोरी एंड लॉनली हॉरर ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो इस तरह से क्या होता है कि समुद्र जो है वो क्या दिखाता है, स्ट्रेंथ, ताकत भी दिखाता है, ग्लोरी, क्षमता भी दिखाता है, लोनली हॉरर ऑफ द इंडिपेंडेंस। और ये बताता है कि अगर कोई इंसान अपने सोच से ज्यादा स्वतंत्र हो जाए तो वो भी उसके लिए घातक होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। कैन यू से दैट द अवेकनिंग इज अ सिंबॉलिक नॉवेल? इन दिस वे वी कैन से दैट यस द अवेकनिंग इज अ सिंबॉलिक नॉवेल। बात खत्म, ठीक है। अब आगे दो क्वेश्चन है, मुझे फिर 1 मिनट का समय दीजिए, शायद मुझे एक मैसेज और आ रहा है, वो भी मैं देख लूं क्या मैसेज आ रहा है, ठीक है। ठीक है, मैसेज देख लिया मैंने दोस्तों। अब शायद आप लोगों को डिस्टरबेंस नहीं होगी, जो भी डिस्टरबेंस आप लोगों को हो रही है मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द सेटिंग ऑफ द अवेकनिंग। तो अवेकनिंग जो नॉवेल है इसको बताना है कि इसकी सेटिंग कैसे हुई है, ठीक है, इसको कैसे सेट किया गया, किस किस प्लेस पर, किस किस टाइम के एस्पेक्ट में इसको सेट किया गया, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअली नॉवेल द अवेकनिंग टेक्स प्लेस इन लेट 19th सेंचुरी,
इन ल्यूसियाना, ल्यूसियाना नाम का एक जगह है, ठीक है, वहीं से इस नॉवेल की शुरुआत होती है। और ये जो नॉवेल है अंतिम मतलब 19वीं सदी के अंत में लिखा गया, मतलब 1899, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि 1899 में इस स्टोरी को पब्लिश किया गया था, इस नॉवेल को पब्लिश किया गया था, मतलब लेट 19th सेंचुरी में इस नॉवेल को लिखा गया था। द एक्शन ऑन फर्स्ट हाफ, मतलब यहाँ पर यह कहने की कोशिश की जा रही है कि ये जो स्टोरी थी, ये जो द अवेकनिंग नॉवेल था, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। The novel The Awakening was divided into two parts. The first half of the novel centers on Grand Isle, and the second half of the novel centers on the home of Edna Pontellier. Now I will talk about the action on the first half of the novel. So the action on the first half of the novel centers on Grand Isle, Louisiana, an island 50 miles south of New Orleans. जो फर्स्ट हाफ जो है नॉवेल का, जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? एक ग्रांड आइल, एक जगह है, ठीक है, ल्यूसियाना में, और ये 50 मील दूर है, दक्षिण में है न्यू ऑर्लिन से। तो यहाँ से इस स्टोरी की शुरुआत होती है। एज डिस्क्राइब्ड इन नॉवेल, जैसा कि नॉवेल में बताया गया है, ग्रांड आइल वाज अ पॉपुलर वैकेशन डेस्टिनेशन फॉर अपर क्लास ल्यूसियाना फैमिली। जो ग्रांड आइल नाम का जो जगह था, ये पॉपुलर वैकेशन डेस्टिनेशन था, छुट्टी के लिए बहुत ही फेमस प्लेस था ल्यूसियाना में। जो लोग रहते थे, अपर क्लास के लोग रहते थे, उसके लिए थ्रू आउट द 1880, बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल सिटिंग इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको, the Gulf seaside becomes a place where Edna can explore her autonomy and desire. तो चूंकि 1880 में ये बहुत फेमस था, इसके पीछे का कारण ये था कि ये जो ग्रांड आइल नाम का जो वैकेशन स्पॉट था, छुट्टी वाला जगह था ग्रांड आइल नाम का, ये कहाँ स्थित था? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, मतलब मैक्सिको की खाड़ी के पास स्थित था, जो कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था, ठीक है। अब आगे है कि यह जो गल्फ था, यह जो खाड़ी थी, इसका जो किनारा था, यहीं पर एडना जो है, एडना पॉन्टिलियर जो है, अपनी इच्छाओं को जागृत करती थी। मतलब धीरे धीरे ये जो है सामान्य महिला से एक ऐसी महिला में तब्दील होती जा रही थी जिसके अंदर सोचने की क्षमता काफी ज्यादा विकसित हो रही थी, ठीक है। Whenever Edna wants to escape her husband, she goes to the beach front. जब भी वो अपने पति से दूर जाना चाहती थी, तो वो क्या करती थी कि वही बीच के फ्रंट पे चली जाती थी, मतलब बीच के किनारे पर चली जाती थी, और वहां पर सुकून से अपना सोचती थी कि क्या करना है उसे, कैसे करना है, ये सब चीजें वो सोचती थी। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड हाफ, मतलब जो नेक्स्ट पार्ट है स्टोरी का, उसके बारे में। द सेकेंड हाफ ऑफ द नॉवेल टेक्स प्लेस इन न्यू ऑर्लिन एट द सेंटर ऑफ अपर क्लास फ्रेंच क्रियोल सोसाइटी। जो सेकेंड हाफ है नॉवेल का, वो कहाँ पर बनता है? तो वो बनता है न्यू ऑर्लिन जगह पे। यहां पर क्या होता है कि अपर क्लास फ्रेंच फैमिली, फ्रेंच क्रियोल फैमिली के लोग रहते हैं, ठीक है। न्यू ऑर्लिन्स हेम्स एडना इन बोथ फिजिकली थ्रू इट्स बिल्डिंग्स एंड सोशली थ्रू इट्स रूल्स। एक्चुअली क्या होता है कि जब एडना पॉन्टिलियर ग्रैंड आइल रिसोर्ट से, मतलब वैकेशन जो छुट्टी वाला जगह होता है, वहां से अपने घर वापस आ जाती है, तब तक एडना पॉन्टिलियर का जो मन है, जो मस्तिष्क, वो काफी विकसित हो गया होता है। उसके दिल में अलग अलग तरह की भावनाएं जागृत हो गई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यह कहने की कोशिश की जा रही है कि न्यू ऑर्लिन जब वापस आ जाती हैं, तो वो स्वतंत्र, मतलब अपने आप को स्वतंत्र करना चाहती है। तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि एडना को जो है दोनों तरफ से बांधने की कोशिश की जाती है। पहला तो फिजिकली, जिस बिल्डिंग में वो रहती है उसमें उसको कैद करने की कोशिश की जाती है। कैद करने का मतलब ये नहीं कि घर में बंद कर दिया जाता, मतलब ऐसा नहीं है। कैद करने का मतलब ये है कि उसको उलझाने की कोशिश की जाती है कि वो घर का खाना बनाएगी, बाल बच्चों को खिलाएगी, अपने पति के साथ मतलब खाएगी पिएगी, पति का केयर करेगी। तो इससे क्या होगा कि उसका समय बीत जाएगा, तो वो अपने आप के बारे में सोच नहीं सकेगी। तो फिजिकली, मतलब शारीरिक तौर पे वो इस ऐसे बंधन में बन जाती है घर में, ठीक है। और सोशल रूल है, सामाजिक रूल है कि अगर किसी का पति है और किसी के बच्चे हैं, तो वो अपने पति या बच्चे का ख्याल रखेगी, दूसरे पुरुष पे नजर नहीं डालेगी, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, अपने मन से स्वतंत्र नहीं हो सकती है। तो एडना पॉन्टिलियर को दोनों तरीकों से बांधने की कोशिश की जाती है। Mr. Pontellier and Edna lives in an opulent mansion to better show off Mr. Pontelier's wealth. तो मिस्टर पॉन्टिलियर, जो पॉन्टिलियर एडना पॉन्टिलियर के पति होते हैं, और एडना जो है एक बहुत बड़े मेंशन में, बहुत बड़े बंगले में रहती है, जो ये दिखाता है कि मिस्टर पॉन्टिलियर के पास बहुत ज्यादा धन है। दिस मेंशन फंक्शन एज अ काइंड ऑफ गिल्डेड केज फॉर एडना पॉन्टिलियर। और ये दिखाता है कि ये जो बहुत बड़ा सा मेंशन है, यह एक केज है, एक पिंजरा है एडना पॉन्टिलियर के लिए। और इससे एडना पॉन्टिलियर को दिक्कत होती है, और बाद में एडना पॉन्टिलियर्स क्या करती है, वहां से चली जाती हैं। एडना पॉन्टिलियर्स मूव्स टू द टीनी पिजन हाउस
shows how little space she can carve out for herself। एडना पॉन्टिलियर बाद में पहुंच जाती है कहाँ, टीनी छोटे से पिजन हाउस में रहने के लिए, और वो ये दिखाती है कि किस तरह से एक छोटा सा स्थान में भी जो है एडना पॉन्टिलियर, छोटे से स्थान में भी एडना पॉन्टिलियर खुश रह सकती है। एंड इन लास्ट व्हेन शी गॉट डिनाइड बाय द सोसाइटी, और अंतिम में जब जो समाज है उसको तिरस्कार कर देता, समाज कहता नहीं, ऐसे स्त्री की आवश्यकता हमारे समाज में नहीं है, जो अपने पुरुष का जो अपने पति का ख्याल नहीं रखती, अपने बच्चे को नहीं देखती है, जो अपने मस्तिष्क से अपनी सोच से स्वतंत्र होना चाहती है, ऐसे स्त्री की आवश्यकता हमारे समाज में नहीं है। ठीक है, देन शी रिटर्न टू ग्रैंड आइल एंड अटेम्प्ट अ सुसाइड, नॉट अटेंड, बिकॉज ये गलती हो गई मेरे से। एक्चुअली क्या होता है कि वो फिर जब समाज उसे नकार देता है, उनसे नफरत करने लगता है, तो वो ग्रैंड आइल, जहाँ पे स्टोरी की शुरुआत होती है, ग्रैंड आइल जो वैकेशन स्पॉट होता है, जो छुट्टी वाला जगह होता है, जहाँ पर अमीर लोग जाते हैं अपनी छुट्टियां मनाने को, तो वो पहुंच जाती है फिर से वहां पे, एंड अटेम्प्ट अ सुसाइड, और अपने सुसाइड का प्रयास करती है, अपनी आत्महत्या का प्रयास करती है, एंड गोट सक्सीड, और सक्सेस भी हो जाती है। एट लास्ट सी लीव्ड द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द सोसाइटीज रूल। अंतिम में ये कहा जा सकता है कि वो जो है समाज को छोड़कर चली जाती है, समाज से एकदम मतलब समाज से विरत हो जाती है, मौत के घाट उतारी चली जाती है, तो क्या ही कह सकते हैं। तो वो क्यों चली जाती है, उसके पीछे सोसाइटीज रूल, जो समाज के जो बंधन है, वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से वो क्या होती है, अपनी आत्महत्या ही कर लेती है। तो ये था दोस्तों राइट शॉर्ट नोट ऑन सेटिंग ऑफ द अवेकनिंग। छठा नंबर क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे संभवतः। ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन है एग्जामिन द बायोग्राफिकल अकाउंट्स ऑफ द अवेकनिंग। तो यहाँ पर ये है कि जो बायोग्राफिकल अकाउंट है, मतलब यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि द अवेकनिंग जो नॉवेल है, इसको हम कैसे देखेंगे कैटे चॉपिन्स के लाइफ से, मतलब कैसे रिलेट करेंगे। कैटे चॉपिन्स इस द अवेकनिंग नॉवेल की लेखिका है। ठीक है, तो कैटे चॉपिन्स के लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से उन्होंने द अवेकनिंग लिखा। ठीक है, तो इसी को रिलेट करता हुआ ये क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं शॉर्ट में इसको हिंदी में बता देता हूँ। ठीक है, और आप लोगों के लिए मैं पीडीएफ में इसका इंग्लिश फॉर्मेट डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा, आप लोगों को आसानी हो जाएगी, आप लोग आंसर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली क्या था कि जो द अवेकनिंग की जो राइटर है कैटे चॉपिन, इसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी तुरंत कैरेक्टर स्केच में बताया कि ये भी न्यू ऑर्लिन में ही रहती थी, बाद में लुइसियाना न्यू ऑर्लिन में ही ये रहती थी। ठीक है, और ये भी सेम उसी तरह से अपने बच्चों से घिरी होती थी और बच्चों के साथ रहती थी, अपना टाइम स्पेंड करती थी, जब समय मिलता था तो ये भी क्या करती थी कि कहानियां कविता लिखने लगती थी। इनको भी बचपन में लड़कों के साथ घूमने का बहुत शौक था, लड़कों के साथ घूमना चाहती थी, अपना लाइफ एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन बाद में इसकी शादी हो जाती है, तो इस वजह से एंजॉय नहीं कर पाती है। तो ऐसा ही सेम लगभग सेम स्टोरी जो है द अवेकनिंग में दिखाया गया, लेकिन इसका मतलब ये कताबी नहीं है दोस्तों कि पूरा का पूरा जो बायोग्राफी है, पूरी की पूरी जो आत्मकथा है कैटे चॉपिन की, वो द अवेकनिंग में दिखाई गई है, ऐसा नहीं है। केवल कुछ पॉइंट्स, कुछ एक जो टॉपिक्स हैं, कुछ एक जो चैप्टर्स हैं, वो कैटे चॉपिन ने खुद अपने कंटेक्स्ट में लिख दिया कि हाँ ऐसा ऐसा मेरे जीवन में भी संभवतः घटित हुआ था, तो मैंने यहाँ पर वो आप लोगों को दिखाया है। ठीक है, तो यही है बायोग्राफिकल अकाउंट्स ऑफ द अवेकनिंग। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, 7 क्वेश्चन था, जिसमें से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये हो सकता है, ठीक है, एडना पॉन्टिलियर का कैरेक्टर पूछा जा सकता है, और एक वीवीआई क्वेश्चन इसको लिख लीजिए कि सिंबॉलिक नॉवेल, ये जो अवेकनिंग है यह एक सिंबॉलिक नॉवेल है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपसे राइट शॉर्ट नोट ऑन सिटिंग ऑफ द अवेकनिंग, ये भी पूछा जा सकता है कि कैसे इसको सेट किया गया है, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है और कहाँ से एंडिंग होती है, तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मुझे लगता है कि आप लोग इसको पूरा समझ गए होंगे। चलिए अब आगे जो 2 चैप्टर्स बचे हुए उसकी समरी देख लेते हैं, उसमें थोड़े बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं उसमें, ठीक है, उसको देख लेंगे, और जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, और आप लोग अच्छे से अपने पेपर में अपीयर हो जाएंगे, आप लोगों के मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मतलब जो ये जो पेन चलाया गया है वो मैं डिलीट कर दूं। अब आगे है कैरेक्टर ऑफ एडना पॉन्टिलियर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एडना पॉन्टिलियर का कैरेक्टर दे रखा है, आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ के फॉर्मेट में ये दे दूंगा और आप लोगों को इससे काफी सुविधा हो जाएगी। अब आगे है प्रजा नोवेल, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रजा नोवेल लिखा गया था गोपीनाथ मोहंती जी के द्वारा, सॉरी ये यहाँ पे है। प्रजा नोवेल को किसने लिखा था, तो गोपीनाथ मोहंती ने लिखा था, जो कि एक उड़ियन राइटर थे, मतलब उड़िया भाषा में ये नोवेल लिखा करते थे। इन्होंने लगभग एज आई थिंक 25 नोवेल लिखे हैं मेरे ख्याल से, थोड़ा सा मैं मतलब भूल रहा हूँ, शायद इन्होंने 25 नोवेल, हाँ 25 नोवेल ही इन्होंने लिखे हैं शायद। उसके बाद 1 दर्जन से ज्यादा छोटी मोटी कहानियां इन्होंने लिखी हैं दोस्तों। ठीक है,
अब आगे देखते हैं कि ये जो गोपीनाथ मोहंती की जो प्रजा नोवेल थी, ये एक्चुअली वास्तव में इसको लिखा गया था उड़िया भाषा में, लेकिन बाद में इसको किसने कन्वर्ट किया, तो बाद में इसको विक्रम के दास ने 1987 में कन्वर्ट किया इंग्लिश में और हम लोगों के सामने रखा। ठीक है, तो ट्रांसलेटेड बाय विक्रम के दास, ये भी आप लोगों ने देख लिया। रिटन बाय गोपीनाथ मोहंती ने इसको लिखा था, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब है सबाल्टर्न नोवेल, ये एकदम फोकस करने वाली बात है, ये पॉइंट आउट करने वाली बात है, क्योंकि इससे क्वेश्चन में भी आ सकता है। पोस्ट कोलोनियलिज्म का मतलब हुआ दोस्तों उत्तर उपनिवेशवाद, और कोलोनियलिज्म का मतलब हुआ उपनिवेशवाद, और प्री कोलोनियलिज्म का मतलब हुआ उपनिवेशवाद से पहले का समय। ठीक है, तो इसी पर ये नॉवेल है। अब क्या है, मैं इसको एकदम शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ज्यादा तो है नहीं, ज्यादा समय नहीं है कि मैं एकदम डीपली आप लोगों को बता सकूं, लेकिन इतना जरूर बता दूंगा कि आप लोगों के एग्जाम में शायद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। सबाल्टर्न नॉवेल का मतलब होता है दोस्तों इन्फेरियर, मतलब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक बल्ला है। ठीक है, आप बल्ला लेने जाते हैं, बैट बैट खरीदने जाते हैं, एक एक बैट है एमआरएफ का। ठीक है, और एमआरएफ का बैट, उस पे एमआरएफ का स्टिकर लगा हुआ है, जबकि दूसरा बल्ला एक नॉर्मल बल्ला है जो कि किसी फैक्ट्री से बन के नहीं आया, उस पे कोई भी स्टिकर नहीं लगा हुआ है। तो आपसे पूछा जाए कि आप किस बल्ले को चूज करेंगे, तो आपका आंसर होगा एमआरएफ, आप एमआरएफ बल्ले को चूज करेंगे। लेकिन आप जो वो नॉर्मल बल्ला है जो कि आम की लकड़ी का बना हुआ, आप उसको चूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप स्वयं चाहते हैं, आपके मस्तिष्क में ऐसा है कि नहीं, हम जो है वो बेहतर हैं, और हमारे जो सामने वाला है, हम जो चीजें ले रहे हैं वो बेहतर है, और जो सामने वाली चीजें हैं वो खराब है। सबाल्टर्न नोवेल कुछ ऐसा ही दिखाता है दोस्तों। कैसा दिखाता है? जैसे कि जो अ, उत्तर उपनिवेश, मैं उपनिवेशवाद भी बता दूंगा, पहले इसको बता देता हूँ कि होता क्या है कि बड़े लोगों द्वारा छोटे लोगों पर शासन किया जाना ही सबाल्टर्न के अंतर्गत आता है। तो इस नॉवेल में भी यही दिखाया गया है कि जो बड़े लोग थे, जैसे कि कोर्ट का जज था, और उसके बाद सुपरवाइजर था, और उसके बाद कुछ आला अधिकारी आए थे, तो वो क्या करते हैं, शुक्रुजनी नाम के कैरेक्टर को बहुत परेशान करते हैं, मतलब बड़े लोग मिलके छोटे लोगों को परेशान करते हैं। अभी मैं आगे स्टोरी बताऊंगा शुक्रुजनी और ये सब सुपरवाइजर, ये सब तभी आप लोग क्लियर समझ पाएंगे। तो सबाल्टर्न नोवेल का मतलब यही होता है कि बड़े लोगों द्वारा छोटे लोगों को तंग करना, परेशान करना। तो इसी पर आधारित नोवेल है ये प्रजा। ठीक है, और ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म वाला नोवेल है, मतलब ये जो नोवेल है उत्तर उपनिवेशवाद के समय लिखा मतलब लिखा गया है 1945 में। अब ये उपनिवेशवाद और उत्तर उपनिवेशवाद क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उपनिवेशवाद का मतलब है दोस्तों कि ऐसा कोई देश या ऐसा कोई भूभाग जिसको किसी दूसरे देश या भूभाग के द्वारा हड़प लिया जाता है और उस पर शासन किया जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि उसके वहाँ के जो लोग होते हैं उसको परेशान किया जाता है, और उनको जहाँ तहाँ काम करवाया जाता है, और उससे जो धन इकट्ठा होता है वो जीतने वाला देश अपना लेके चला जाता है। तो वही है उपनिवेशवाद। उपनिवेश का मतलब यही होता है कि छोटा देश या छोटा भूखंड जिसको कि किसी बड़े लोग, बड़ा देश अथवा बड़ा भूखंड ने हड़प लिया है। ठीक है, तो उपनिवेशवाद है। अब उत्तर उपनिवेशवाद का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो छोटा देश था वो पहले किसी दूसरे के अधीन था, दूसरे ने उसको हड़प कर रखा था, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो अब स्वतंत्र हो जाता है। तो जैसे मान लिया जाए स्वतंत्र तो हो गया, ठीक है, लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव तो दिखेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो अंग्रेज लोग आए थे उन्होंने मतलब क्या किया था कि छुआछूत वाली जो प्रथा है उसको बहुत आगे, बहुत बढ़ा दिया था। ठीक है, क्या होता था कि जो जाति में छोटे होते थे उनको लोग छूना नहीं चाहते थे, या उनके घर जाना नहीं चाहते थे। हालांकि देश जब स्वतंत्र नहीं था, मतलब गुलाम था, तब ये सारी भावनाएं जो है लोगों के दिल में थी। लेकिन जब देश स्वतंत्र हो गया 1947 के बाद हमारा देश, तब भी क्या 15-20 साल तक छुआछूत की समस्या मिटी थी? तो आपका आंसर होगा नहीं। यहाँ तक कि आज भी छुआछूत जो है बहुत सारे समाज में हमें देखने को मिलता है। तो यही है दोस्तों सबाल्टर्न नोवेल। और प्री पोस्ट कॉलोनियलिज्म का मतलब है कि उत्तर उपनिवेशवाद, मतलब उपनिवेशवाद का मतलब ये हुआ कि समय जो है अब गुलामी से अलग हो गया, गुलामी का समय खत्म हो गया, लेकिन फिर भी जो उसका प्रभाव जो है देखा गया है, तो उसे हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब आगे नैरेटिव प्लेस की बात कर लेते हैं, मतलब ये जो प्रजा स्टोरी है, जो प्रजा नैरेटिव है, वो कहाँ लिखा गया, कहाँ पर इसकी सेटिंग की गई है। तो ये सरसूपदार नामक एक जगह है जो कि कोरापुट डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में पड़ता है। यहीं पर इस स्टोरी को पूरा लिखा गया है, पूरा बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे है प्रजा कैरेक्टर्स।
प्रजा कैरेक्टर्स है, मतलब प्रजा नॉवेल में जो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं उस पर हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहला कैरेक्टर है सुक्रुजनी, जो कि मेन प्रोटैगोनिस्ट है, मतलब मुख्य नायक है, इसी के इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है। अब दूसरा है सोम्बरी। सोम्बरी मर जाती है, ठीक है, सोम्बरी सुक्रुजनी की वाइफ है, और ये जो है सोम्बरी को एक बाघ ने मतलब मार के खा लिया होता है, तो इसकी मौत हो जाती है। अब है मांडिया और टिकरा। मांडिया और टिकरा शुक्रुजनी के जो है बेटे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है जिल्ली एंड बिल्ली, जो शुक्रुजनी की जो दो बेटियां हैं वो है। फॉरेस्ट गार्ड है, जो कि शुक्रुजनी क्या कहते हैं कि प्रजा ट्राइब, प्रजा जनजाति का रहने वाला था, तो उसके इर्द गिर्द वो जो जगह था सरसूपदार, वो जंगल वाला इलाका था, तो वहाँ फॉरेस्ट गार्ड था जो कि जंगल की रखवाली करता था। एक है राम बिसोई, एक लैंड ओनर था, या एक, ठीक है, मतलब जमीन का मालिक था जो कि कर्ज पे पैसे दिया करता था, ठीक है। एक है मधुघासी। मधुघासी राम बिसोई का मैसेंजर था, जो कि एक मैसेज लेके आया था। मैं भी जब आप लोगों को समरी समझाऊंगा, जो नॉवेल की जो स्टोरी है आप लोगों को हिंदी में बताऊंगा, तो आप लोग समझ जाएंगे कि क्या कौन का किसका क्या किससे रिलेशन था। ये एक है यंग सुपरवाइजर, जो कि एक रोड कंस्ट्रक्टर था, ठीक है। तो अब सीधे सीधे चलते हैं समरी पे दोस्तों। ये जो स्टोरी है इसकी शुरुआत होती है किस जिले से? तो इसकी शुरुआत होती है कोरापुट जिले से, और जगह का नाम है सरसूपदार, और ये उड़ीसा जिले में पड़ता है, सॉरी उड़ीसा राज्य में पड़ता है, ठीक है। सरसूपदार नाम का एक जगह है जिसके इर्द गिर्द जंगल है, और इसी में एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है पराजा या प्रजा बोल लें, ठीक है। ये जनजाति है जो कि निवास करती है। उसी में से एक पुरुष रहता है सुक्रुजनी। सुक्रुजनी काफी गरीब तबके की का एक रहने वाला, मतलब काफी गरीब तबके का है, और ये प्रजा जनजाति का रहने वाला है। इसकी जो पत्नी है उसकी मौत हो जाती है, उसको शेर ने खा लिया होता है, क्योंकि जंगल है, जंगल में तो शेर बाघ तो होगा ही होगा। शेर नहीं, शायद बाघ ने खा लिया होता है इसको, ठीक है। और इसके दो बेटे हैं, मांडिया और टिकरा, ठीक है। मांडिया और टिकरा दो बेटे हैं। दो बेटियां हैं, जिल्ली और बिल्ली, ठीक है। तो अब यहीं से स्टोरी की शुरुआत हम आगे करते हैं कि क्या होता है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि सुक्रुजनी एक गरीब तबके का होता है, ये थोड़ा बहुत काम करता है और उसके बाद जो है अपना जीवन यापन करता है, और जीवन यापन करता है, ये काफी खुश रहता है। लेकिन इसकी जो खुशियां होती है वो काफी लंबे समय तक नहीं टिकती है दोस्तों। उसके पीछे का रीजन क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि सुक्रुजनी गरीब होता है, ठीक है, और वो उसको जो है क्या होता है कि घर बनाने की आवश्यकता होती है, उसको थोड़ा घर बनाना होता है, तो वो क्या करता है कि वो चाहता है कि किसी तरह जंगल से लकड़ियां मिल जाए जिससे कि वो अपना घर बना ले, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जाता है किसके पास? फॉरेस्ट गार्ड के पास, जंगल के रखवाले के पास। अब एक बात बताइए दोस्तों, जंगल में लकड़ी काटनी हो, ठीक है, तो वो आदमी किसके पास जाएगा? जो जंगल का रखवाला है उसी के पास तो जाएगा, ठीक है। तो वो जाता है फॉरेस्ट गार्ड के पास, और फॉरेस्ट गार्ड को बोलता है कि फॉरेस्ट गार्ड साहब, मुझे जो है थोड़ी बहुत लकड़ी चाहिए, मुझे काम है, तो क्या आप अनुमति देंगे? तो फॉरेस्ट गार्ड क्या करता है कि उसको अनुमति दे देता है, लेकिन अनुमति उसको लिखित में नहीं देता है दोस्तों। क्यों नहीं देता है? क्योंकि जो ये जो प्रजा जनजाति है, ये लोग डरते हैं लिखित अनुमति लेने से। इन्हें कोर्ट कचहरी इन सब चीजों से मतलब नहीं होता, क्योंकि ये अनपढ़ लोग होते हैं, इन्हें मतलब होता भी नहीं है। और फॉरेस्ट गार्ड जानबूझकर भी इसे लिखित अनुमति नहीं देता, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड को जो है सेक्सुअल डिजायर होती है सुक्रुजनी के बेटी जिल्ली की। मतलब फॉरेस्ट गार्ड जो है ये चाहता है कि किसी तरह जिल्ली जो है इसके हाथ आ जाए, और इसके साथ ये अपने सेक्सुअल डिजायर्स को पूरी कर सके, ये ऐसा चाहता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट गार्ड जो क्या करता है कि मतलब मुंह से कह देता है कि ठीक है सुक्रुजनी, तुम जाओ जंगल से लकड़ियां काट लो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। सुक्रुजनी बेचारा भोला भाला पहुंच जाता है जंगल में लकड़ियां काटने, जंगल में लकड़ियां काट भी लेता है, जंगल से लकड़ी काट के आ भी जाता है। और ये सब मतलब क्या होता है कि कुछ समय तो ठीक रहता है, लेकिन एक दिन क्या होता है कि सुक्रुजनी के घर में ना सुक्रुजनी रहता है, ना ही उसका बेटा मांडिया रहता है, ना ही उसका बेटा टिकरा रहता है, कोई नहीं रहता। जिल्ली और बिल्ली अकेली रहती है। तो फॉरेस्ट गार्ड क्या करता है कि किसी तरह से वो घुस जाता है कहाँ पे? जिल्ली के पास, मतलब सुक्रुजनी के घर में, और जिल्ली से जोर जबरदस्ती करता है। और क्या होता है कि जिल्ली जो है उसके सेक्सुअल डिजायर को हैरेस कर देती है। वो बोलती नहीं, मैं तुम्हारे साथ कोई भी गलत काम नहीं करूंगी। इससे क्या होता है कि जो फॉरेस्ट गार्ड होता है उसका ईगो हर्ट हो जाता है, उसको लगता है कि मुझे कैसे इन अनपढ़ लोगों ने नकार दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि ये फॉरेस्ट गार्ड क्या बोलता है कि चलो मैं तुम्हें देख लूंगा, ठीक है, और वो वहां से चला जाता है। अब आगे क्या होता है कि फॉरेस्ट गार्ड चला तो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद कुछ जंगल के अधिकारियों के साथ वापस आता है,
और शुक्रुजनी पर ब्लेम करता है कि शुक्रुजनी ने क्या किया है, बिना किसी अनुमति के जंगल से लकड़ी काटी है। तो शुक्रुजनी कहता है कि नहीं महोदय, मैंने क्या किया था कि फॉरेस्ट गार्ड से परमिशन लिया था। तो जो फॉरेस्ट अधिकारी होते हैं, जो जंगल के अधिकारी होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, कोई लिखित अनुमति तो तुमने ली होगी, वो ही दिखा दो, हम मान लेंगे कि हाँ तुमने परमिशन लिया था। लेकिन चूंकि शुक्रुजनी अनपढ़ रहता है, उसने कोई लिखित अनुमति ली नहीं होती है, तो क्या होता है कि अब शुक्रुजनी यहाँ पे फंस जाता है। ठीक है, अंतिम में कोर्ट का फैसला आता है कि शुक्रुजनी को 50 रुपए जुर्माना पे छोड़ा जा सकता है। अब बेचारा शुक्रुजनी गरीब रहता है, 1945 के समय में 50 रुपए बहुत मायने रखता है, 50 रुपए कमाने में तो छक्के छूट जाते होंगे। अब बेचारा करे तो करे क्या। तो गांव के लोग जो उस जनजाति के लोग होते हैं, वो उसे सजेस्ट करते हैं, वो उसे कहते हैं कि तुम एक काम करो, इस जनजाति के सबसे बड़े लैंड ओनर या पड़ोस में एक लैंड ओनर है, जमीन का मालिक है, बहुत जमीन का मालिक है, तुम उसके पास जाओ, उसका नाम राम बिसोई है, तुम उसे अपना दुखड़ा सुनाओ और वो तुम्हें क्या करेगा कि कर्ज पे रुपया दे देगा। ठीक है, अब बेचारा शुक्रुजनी करे तो करे क्या, अब वो पहुंच जाता है राम बिसोई के पास। ठीक है, अब राम बिसोई क्या करता है, उसको कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 50 रुपए तो दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरा गोटी बन के रहना पड़ेगा। यहाँ पर एक पॉइंट है दोस्तों नोट करने वाला, गोटी में भी इसे क्वेश्चन आ सकता है कि गोटी का क्या मतलब होता है, और हम शुक्रुजनी गोटी कैसे बना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गोटी का मतलब होता है दोस्तों बंधुआ मजदूर। तो कैसे बना था बंधुआ मजदूर, अब आप लोग समझ गए होंगे कि उसे 50 रुपए की जरूरत होती है, और अब बदले में राम बिसोई जो कि लैंड ओनर है, जो कि जमीन का मालिक है, वो चाहता है कि अगर तुम वो बोलता है अगर तुम मेरे बंधुआ मजदूर बनने को तैयार हो जाओगे, तो मैं क्या करूंगा कि तुम्हें जो है ये जमीन दे दूंगा, सॉरी तुम्हें जो है 50 रुपए का कर्ज दे दूंगा। तो शुक्रुजनी क्या करता है, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो शुक्रुजनी क्या करता है कि अपना बेटा, अपना बड़ा बेटा मांडिया के साथ इसका बंधुआ मजदूर बनना स्वीकार कर लेता है। मतलब राम बिसोई का बंधुआ मजदूर बड़ा बेटा मांडिया और शुक्रुजनी स्वयं बन जाते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आ गई बात आप लोगों को। अब 50 रुपए उसे मिल जाते हैं, 50 रुपए वो कोर्ट में फाइन भर देता है और बंधुआ मजदूर बन के अपना जीवन यापन करने लगता है। अब बात आती है कि अब ना तो कमाने वाला शुक्रुजनी है, ना ही मांडिया है। मांडिया पहले खेतों में काम करके जीवन यापन कर लेता था, लेकिन अब ना मांडिया है ना ही शुक्रुजनी है, तो खाना पीना कौन देगा, घर में जिल्ली बिल्ली को कौन देगा, टिकरा को कौन खिलाएगा। तो टिकरा जो छोटा लड़का होता है शुक्रुजनी का, वो सोचता है कि क्यों ना मैं अवैध शराब का धंधा शुरू करूं, क्योंकि वो जनजाति का रहने वाला होता है। जनजाति जो आसपास में जंगल होता है, जंगल में महुआ नाम का पेड़ मिलता है, तो वो सोचता है कि क्यों ना महुआ से मैं दारू, मतलब जो शराब है वो बनाऊं और अवैध तरीके से इसको बेचूं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि बुरे काम का अंजाम तो बुरा होता है। टिकरा ये काम तो करता है, वो शराब तो बेचता है, जो अवैध शराब वो बेचता है, लेकिन फंस जाता है, वो भी पकड़ा चला जाता है। अब करे तो करे क्या, उसको भी कोर्ट की ओर से 50 रुपए का फाइन कर दिया जाता है। अब बेचारा टिकरा करे तो करे क्या, टिकरा भी पहुंच जाता है राम बिसोई के पास। राम बिसोई से कहता है महोदय 50 रुपए दे दीजिए। राम बिसोई फिर वही शर्त रखता है कि तुम मेरी गोटी बन जाओ, तुम मेरे बंधुआ मजदूर बन जाओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा कि 50 रुपए दे दूंगा। बेचारा टिकरा करे तो करे क्या, टिकरा भी बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं भी बंधुआ मजदूर बन जाता हूँ। टिकरा बन जाता है बंधुआ मजदूर, किसका, तो राम बिसोई का, और 50 रुपए उसे मिल जाते, वो जाके कोर्ट में जमा कर देता। अब मांडिया भी गया, टिकरा भी गया, शुक्रुजनी भी गया, तीनों बन गए बंधुआ मजदूर। और राम बिसोई के जो बंधुआ मजदूर होते थे, उसकी हालत बहुत दयनीय थी दोस्तों। मतलब उसको एक ऐसे ऐसे जगह पे रखा जाता था जहाँ कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी सब साथ में रहते थे, रहने को बेड नहीं होता था, थोड़ा बहुत पुआल उवाल भी नहीं रहता था जिससे कि बंधुआ मजदूर अच्छे से सो सके, तो बहुत बुरी स्थिति थी। अब समस्या आती है दोस्तों कि अब ना मांडिया रहा, ना टिकरा रहा, ना शुक्रुजनी रहा, तो अब जिली और बिली करेंगे क्या। जिली और बिली के सामने समस्या आ गई कि अब उसका जीवन यापन कैसे होगा। तो जिली और बिली का एक पड़ोसी होता है दिप्तोमणि, जिसकी चर्चा इस वाले पॉइंट में मैंने नहीं की है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं था वो। ठीक है, तो दिप्तोमणि जिली और बिली को कहता है कि यहीं पास में एक एनएच, एक रोड बन रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तुम दोनों वहां चले जाओ, वहां पर जो रोड कंस्ट्रक्टर है, यंग सुपरवाइजर जो है, वो तुम्हें काम दे देगा, खाने को भी दे देगा, रहने को भी दे देगा। अब जिली और बिली क्या करती है, ना चाहते हुए भी अपने जीवन यापन को पहुंच जाती है कहाँ, यंग सुपरवाइजर रोड कंस्ट्रक्टर के पास, जिनसे वो कहती है कि मुझे काम दे दीजिए, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। तो यंग सुपरवाइजर क्या होता है कि जिल्ली को देख करके जिल्ली के प्रति हो जाता है अट्रैक्ट। मतलब जिल्ली ऐसी कैरेक्टर है जिसको
मतलब जिससे सबको एफेक्शनेशन हो जाता है, जो जिस मतलब ऐसा है कि जिल्ली को देख करके कोई भी आकर्षित हो जाता है। तो इसी तरह होता भी है, यंग सुपरवाइजर जो कि रोड कंस्ट्रक्टर होता है वो भी जिल्ली के प्रति आकर्षित हो जाता है। अब जिल्ली और बिल्ली को काम मिल जाता है, वो दोनों रोड कंस्ट्रक्शन करने में लग जाते हैं, उन्हें खाना पीना भी मिलता है, उनका जीवन चलने लगता है। ठीक है, अब क्या होता है कि धीरे धीरे यंग सुपरवाइजर रोड कंस्ट्रक्टर जो होता है वो जिल्ली की ओर आकर्षित होता है, जिल्ली को गिफ्ट्स देता है, जिल्ली को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो जिल्ली उसको हालांकि कुछ भाव देती नहीं है। धीरे धीरे ये बात जो है सुक्रुजनी को पता चलता है, कि सुक्रुजनी को ये पता चलता है कि जिल्ली और बिल्ली ने घर से बाहर जाकर रोड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया है। तो सुक्रुजनी को बहुत बुरा लगता है, वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, घर में किसी बड़े के रहते हुए बाप के रहते हुए बेटियां काम करने क्यों बाहर जाएंगी। ठीक है, अब क्या होता है कि सुक्रुजनी जाता है राम बिसोई के पास, राम बिसोई से बहुत मिन्नत करता है, बहुत फरियाद करता है कि किसी तरह या तो मुझे या तो मेरे दोनों में से किसी एक बेटे को आप बंधुआ मजदूरी से हटा दीजिए, मेरी बहुत मतलब आपकी बहुत कृपा होगी मुझ पे। ठीक है, अंतिम में राम बिसोई कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो राम बिसोई फिर अंतिम में कहता है ठीक है, एक शर्त पे मैं कर दूंगा, तुम्हें अपनी जमीन देनी होगी मुझे। ठीक है, और जमीन के पेपर्स देने होंगे, और साथ में 50 रुपए जो तुमने लिए हैं प्लस 25 रुपए एक्स्ट्रा मुझे भविष्य में देने होंगे, तभी मैं तुम्हारी जमीन को छोड़ूंगा। पहले तो अभी मुझे जमीन दे दो। ठीक है, फिर बाद में जब तुम पैसे दोगे 50 रुपए प्लस 25 रुपए मतलब टोटल 75 रुपए दोगे, तो मैं तुम्हारे जमीन को भी छोड़ दूंगा। अब राम बिसोई सॉरी अब सुक्रुजनी करे तो करे क्या, अब बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। सुक्रुजनी बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये जमीन भी ले लीजिए आप, और मैं बाद में 75 रुपए दे करके आपको आपसे अपनी जमीन को छुड़ा लूंगा। अब सुक्रुजनी वहां से छूट जाता है बंधुआ मजदूरी से। अब वो अपनी बेटी जिल्ली और बिल्ली के पास आता है, जिल्ली और बिल्ली को कहता है कि ये रोड कंस्ट्रक्शन का काम छोड़ो और चलो घर। जिल्ली और बिल्ली नहीं मानती है पहले, लेकिन ऐसा होता है कि जब घर के कोई बड़े कहते हैं तो बाद में बच्चे को मानना पड़ता है। तो जिल्ली और बिल्ली अंतिम में क्या होती है कि थक हार कर क्या करती है, ना चाहते हुए भी सुक्रुजनी के कहने पर घर वापस आ जाती है। ठीक है, तो ये था दोस्तों फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टोरी। अब सेकंड पार्ट ऑफ स्टोरी पे आते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि सुक्रुजनी थोड़ा बहुत मेहनत करता है और उसके पास थोड़े बहुत पैसे हो जाते हैं। अब वो पैसा लेके पहुंच जाता है राम बिसोई के पास। ठीक है, और कहता है कि महोदय मुझे जो है ये जमीन दे दीजिए आप। ठीक है, मैं पैसे लेकर आ गया हूँ। ठीक है, और उधर दूसरी ओर क्या होता है कि जो मांडिया और टिकरा होते हैं उनको भी इस बंधुआ मजदूरी की जो जिंदगी है वो रास नहीं आती है। तो वो दोनों भी क्या करते हैं, फिर से दोनों मिलके अवैध शराब का धंधा शुरू करते हैं और धीरे धीरे इतना पैसा कमा लेते हैं कि वो जो है अब अपने पैसे से अपनी जमीन भी छुड़ा ले और अपनी बंधुआ मजदूरी को भी खत्म कर ले। लेकिन राम बिसोई को ये मंजूर नहीं रहता। राम बिसोई दरअसल एक धूर्त टाइप का, एक चालबाज टाइप का लैंड ओनर रहता है। एक चालबाज टाइप का मतलब बोल बोल सकते हैं कि चालबाज टाइप का जमीन का मालिक होता है। वो धोखे से क्या करता है, सुक्रुजनी से ये लिखवा लेता है कि ये जो जमीन जो कि सुक्रुजनी मुझे दे रहा है, ये 30 साल पर मुझे लीज पर दे रहा है। अब चाहे ये 1 रुपए दे या 1 लाख रुपए दे, ये जमीन तभी छूटेगी जबकि इसका 30 साल हो जाए। तो अब ये बात समझ में आ जाती है किसको, राम बिसोई को, सॉरी सुक्रुजनी को, उसके बाद टिकरा को, मांडिया को। ये समझ जाते हैं कि जमीन छूटने वाला है नहीं। अब इसी के बीच में एक घटना और घटित होती है दोस्तों। वो घटना ये है कि एक आदमी होता है जिसका नाम होता है नंदी बली। ठीक है, एक आदमी होता है जिसका नाम होता है नंदी बली। नंदी बली एक मस्कुलर, एक हट्टा कट्टा व्यक्ति होता है, जिसका जो अनाथ होता है, ऑर्फन होता है, और उसको खाने पीने के लिए पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, बोलता है सुक्रुजनी के पास आता है, सुक्रुजनी को कहता है कि महोदय मुझे आप अपनी बंधुआ मजदूर के तौर पर रख लीजिए, लेकिन मुझे खाना पीना दीजिए। और उसी बीच में जो ये होता है, क्या नाम है, क्या कहते हैं, अम, क्या सॉरी क्या नाम है इसका, बिल्ली। बिल्ली और नंदी बली में प्रेम हो जाता है, और अंत में सुक्रुजनी क्या करता है कि बिल्ली और नंदी बली की शादी करवा देता है। ठीक है, ये एक बीच में ट्विस्ट है दोस्तों। अब आगे क्या होता है कि राम बिसोई एकदम कह देता है कि नहीं हम तो जमीन नहीं देंगे। ठीक है, अब इसी बीच में राम बिसोई क्या होता है कि अब वो जो जमीन जो कि वो उसने सुक्रुजनी से ली होती है, वहां पर पहुंच जाता है और जमीन में गार्डन लगाने की तैयारी करता है। अब होता क्या है कि राम बिसोई जो है गलती से सुक्रुजनी की बेटी जिली को देख लेता है, और जिली को देखते ही उसके जो राम बिसोई के सेक्सुअल डिजायर्स जागृत हो जाते हैं। राम बिसोई को जिली पसंद आ जाती है। राम बिसोई चाहता है कि किसी तरह जिली से उसकी शादी हो जाए और वो राम बिसोई अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरी कर सके। अब वो मधु घासी नाम का एक मैसेंजर जो है सुक्रुजनी के पास भेजता है और बोलता है कि जिली की शादी जो है
वो राम बिसोई से करवा दे और राम बिसोई उसकी जमीन जायदाद सब वापस कर देगा। लेकिन शुक्रुजनी को ये मंजूर नहीं होता है, ठीक है। अंत में करे तो करे क्या, अंत में क्या होता है कि राम बिसोई मधुघासी को फिर से झिल्ली के पास भेजता है और कहता है झिल्ली को कि तुम जो है अब मेरे पास आ जाओ, मतलब राम बिसोई के पास चले जाओ और अपना जीवन यापन करो। तो झिल्ली सोचती है कि क्यों ना मैं राम बिसोई के पास ही चला जाऊं, क्योंकि उसके पास ज्यादा बहुत सारी अच्छी खासी जमीन है, जायदाद है। तो वो क्या करती है, धीरे 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 क्या होती है, अब रात को राम बिसोई के घर आने जाने लगती है, ठीक है। धीरे धीरे ये बात क्या होता है, शुक्रुजनी को पता चल जाता है कि झिल्ली जो है चोरी चोरी चुपके चुपके राम बिसोई के घर रात में जाती है, ठीक है। अब ये बात शुक्रुजनी को अच्छा नहीं लगता है। शुक्रुजनी क्या करता है कि झिल्ली को घर से बाहर निकाल देता है। अब बेचारी झिल्ली करे तो करे क्या, वो क्या करती है कि अब शादी कर लेती है किससे, तो राम बिसोई से, और अपना जीवन किसी तरह जीवन यापन करने लगती है, क्योंकि अब तो उसको घर से निकाल दिया गया, वो करे तो करे क्या, अंतिम में वो राम बिसोई से शादी कर लेती है। अब राम बिसोई जो कि शुक्रुजनी से जमीन हथिया लिया होता है, वो क्या करता है कि उस पे प्लांटेशन करना स्टार्ट कर देता है, जमीन पे गार्डन लगाना स्टार्ट कर देता है शुक्रुजनी के। अब ये बात शुक्रुजनी को पसंद नहीं आती है। शुक्रुजनी, मांड्या और टिकरा तीनों साथ में जाते हैं कहाँ पे, राम बिसोई के पास, और उसको उनको बोलते हैं कि जमीन दे दो, ठीक है, जमीन मुझे दे दीजिए। लेकिन राम बिसोई कहता है कि नहीं, असंभव है, चाहे जो कुछ भी हो जाए हम जमीन तो देंगे नहीं। तो अंतिम में ये प्लान बनता है कि जो नंदी बली है, जो कि बिल्ली का हस्बैंड है, बिल्ली का दूल्हा है, वो कहता है कि क्यों ना हम कोर्ट की मदद ले। तो अंतिम में पहुंच जाते हैं शुक्रुजनी, मांड्या और टिकरा और नंदी बली पहुंच जाते हैं कोर्ट, ठीक है। कोर्ट में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि महोदय, ये जो जमीन थी मेरी थी, इसको राम बिसोई ने हड़प लिया है, ठीक है। अब राम बिसोई ठहरा अमीर तबके का आदमी, पैसा बहुत है उसके पास, अब वो करे, अब उसके पास इतना पैसा कि वो कोर्ट को भी खरीद ले, और होता भी ऐसा ही है। होता यूं है कि कोर्ट का फैसला आता है कि नहीं, जमीन जो है वो राम बिसोई के पास ही रहेगा, क्योंकि राम बिसोई तो पूरे कोर्ट के लॉबी को ही खरीद लेता है। कोर्ट में जितने जज होते हैं, उसके बाद वकील होते हैं, सबको ही वो खरीद लेता है। फैसला आ जाता है राम बिसोई के पक्ष में। अब अंतिम में क्या होता है कि ये सब देखने के बाद जब केस हार जाता है शुक्रुजनी, मांड्या टिकरा, तो मांड्या को बहुत गुस्सा आता है। मांड्या कुल्हाड़ी उठाता और पहुंच जाता है कहाँ पे, राम बिसोई के पास। राम बिसोई के पास पहुंचते हुए राम बिसोई का सर कुल्हाड़ी से धड़ से अलग कर देता है और खुद को जा करके सरेंडर कर देता है कहाँ, मतलब मांड्या पहले हत्या करता है किसकी, राम बिसोई की, और उसका साथ देते हैं कौन, शुक्रुजनी, और उसके बाद टिकरा। शुक्रुजनी, मांड्या और टिकरा अब तीनों थाने पहुंच जाते हैं। थाने में अपने आप को सरेंडर कहते हैं और कह देते हैं कि मैंने ये गुनाह किया, मुझे जेल हो जाए। और अंतिम में इन तीनों को जेल हो जाती है, और इस तरह से ये जो स्टोरी है, ये जो नॉवेल है, ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। मुझे लगता है दोस्तों कि आप लोग पराजा के जो कैरेक्टर्स हैं और पराजा की जो आउटलाइन स्टोरी है, जो समरी है, वो समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमें क्या डिस्कस करना है। आगे है थिंग्स फॉल अपार्ट। अब ये जो स्टोरी था दोस्तों, आप लोग क्या कहते हैं, प्रजा वाला, ये तो समझ गए होंगे। अब थिंग्स फॉल अपार्ट ये लास्ट है। मैं इसको बताते ही ये वाला जो क्वेश्चन है इसका, दोनों ही टॉपिक्स का वो करवा दूंगा। उसके बाद ये जो चैप्टर है समाप्त हो जाएगा, ये जो बुक है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो ये जो थिंग्स फॉल अपार्ट है दोस्तों, ये लिखा गया है, सॉरी मैं थोड़ा इधर आ गया। ये जो थिंग्स फॉल अपार्ट है, ये लिखा गया है चिनुआ अचेबे के द्वारा। चिनुआ अचेबे एक अफ्रीकन राइटर हैं, अफ्रीकन नोवेलिस्ट हैं, या फिर कह लीजिए कि नाइजीरियन राइटर हैं। और ये जो थिंग्स फॉल अपार्ट है, ये 1958 में पहली दफा पब्लिश हुआ था। यह एक प्री कॉलोनियल नॉवेल है, मतलब ये उपनिवेशवाद से पहले का नॉवेल है, जब क्या कहते हैं कि जो साउथ अफ्रीका था, जो दक्षिणी अफ्रीका था, या अफ्रीका था, वो मतलब गुलाम नहीं हुआ था, उससे पहले का नॉवेल है ये, ठीक है। और ये जो टाइटल है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। ये जो थिंग्स फॉल अपार्ट टाइटल है, ये लिया गया है डब्ल्यू बी ईस्ट की पोएम द सेकंड कमिंग से। द सेकंड कमिंग पोएम में एक लाइन है थिंग्स फॉल अपार्ट, उसी से इस नॉवेल का टाइटल लिया गया है, ठीक है। अब आप लोग इसको समझ गए होंगे दोस्तों। अब आगे है नैरेटिव प्लेस, मतलब इस स्टोरी को कहाँ, मतलब किस जगह से स्टार्ट किया गया है। तो नैरेटिव प्लेस है इसका यूमोफिया, यूमोफिया नाम की जगह से इस स्टोरी की शुरुआत हुई है, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमें क्या देखना है। अब है थिंग्स फॉल अपार्ट के कैरेक्टर। थिंग्स फॉल अपार्ट में कौन कौन से कैरेक्टर हैं। जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटागोनिस्ट है, जो नायक है, वो है अकोनकागो। दूसरा है यूनोका, जो कि अकोनकागो का बाप होता है, अकोनकागो का पिता होता है, जो कि अगबाला के नाम से भी जाना जाता है। आगे मैं स्टोरी में बताऊंगा कि अगबाला का क्या मतलब होता है। तीसरा है अकोनकागो का बेटा नवोय, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया दोस्तों, मुझे लिख देना चाहिए था। मेन प्रोटागोनिस्ट जुनोका, फादर ऑफ ओकोनकावो, नवोय सन ऑफ
ओकोंकोवो मैं लिख दूंगा, पीडीएफ जब मैं दूंगा आप लोगों को तो मैं लिख दूंगा। इकेम एक लड़का रहता है जो कि एक संधि के तहत मतलब लोगों को मिलता है, ओकोंकोवो को मिलता है। मिस्टर ब्राउन व्हाइट हैट मिशनरी का सदस्य होता है जो कि बाद में आता है और फिर वहां पर क्रिश्चियन जो धर्म की स्थापना हेतु काम करता है, ठीक है। अगर रिवरेंड स्मिथ ये दूसरा व्हाइट मिशनरी का सदस्य होता है जो कि बाद में आता है और झगड़ा कर लेता है, लड़ाई कर लेता है किनसे, तो क्या कहते हैं, क्या है, क्या था, यूमोफिया नाम के जगह के लोगों से, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन नेम है दोस्तों, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर चैप्टर 3 प्रजा प्रजा बाय गोपीनाथ मोहंती। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर, पहले मैं इसकी समरी बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे हम लोग। थिंग्स फॉल अपार्ट जो नॉवेल है दोस्तों, इसको लिखा गया है चिन्मय अचेबे के द्वारा। इसका जो शॉर्ट स्टोरी है, जो समरी है, वो मैं तुरंत तुरंत आप लोगों को बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि ओकोंकोवो जो है एक वेल्दी मतलब धनाढ़ धनी एक व्यक्ति होता है जो कि मस्कुलर होता है, हट्टा कट्टा होता है, ठीक है। और उसका पिता होता है यूनोका। यूनोका बेहद निहायती बकवास किस्म का व्यक्ति रहता है, मतलब ओकोनकोवो के जो पिता होते हैं वो बकवास किस्म का व्यक्ति रहता है, जो कि मतलब एकदम लेजी टाइप का व्यक्ति रहता है, कर्ज में डूब कर मर जाता है ये, ठीक है। मतलब ये एक तरह से बोले तो स्त्री की तरह हरकतें करने वाला पुरुष होता है। तो इस वजह से ओकुनकोवो को अपने पिता से नफरत होती है, क्योंकि उसका पिता एकदम लेजी होता है। लोग उसके पिता को चिढ़ाते थे, कहते थे ये तो लड़कियों की तरह करता है, अगबाला है, अगबाला अगबाला जो टर्म है उसका मतलब होता है लड़कियों की तरह करने वाला। तो उसके पिता को सब चिढ़ाते थे, मतलब यूनोका को सब चिढ़ाते थे, ये तो अगबाला है, लड़कियों की तरह रहने वाला है। इस बात का ओकुनकोवो को बुरा लगता था और इसी के चलते ओकुनकोवो बहुत ही मस्कुलर व्यक्ति बन गया था, बहुत ही हार्ड टाइप का व्यक्ति बन गया था, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या होता है कि ओकुनकोवो एक बहुत अच्छा वॉरियर होता है, युद्ध लड़ने वाला एक फार्मर होता है, और इसका जो फेस होता है वो मस्कुलर होता है, ठीक है, बहुत ही हट्टा कट्टा होता है। इसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है नवोय, ठीक है, जिसके बारे में ओकुनकोवो सोचता है कि ये बहुत लेजी लड़का है और भविष्य में ये जो बिना बेटा है नवोय, ये भविष्य में क्या होगा, बिल्कुल मेरे बाप की तरह हो जाएगा, एकदम लेजी, एकदम बेकार। इसलिए ओकुनकोवो क्या करता है, नवोय से नफरत करता है, नवोय को हरदम मारता पीटता रहता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार क्या होता है कि ओकुनकोवो का जो फैमिली सॉरी ओकुनकोवो की जो जनजाति है जिसका नाम यूमोफिया है, जिस जनजाति में वो रहता है, यूमोफिया 9 राज्यों का एक क्या संघ है, मतलब 9 राज्य मिलके ओकुनकोवो का राज्य बना है। एक बार क्या होता है कि ओकुनकोवो के जो लोग, राज्य के जो लोग होते हैं, उसकी लड़ाई बगल वाले पड़ोसी राज्य से, पड़ोसी जनजाति से हो जाती है। लड़ाई इसलिए होती है कि जो पड़ोसी राज्य का जो व्यक्ति होता है, पड़ोसी जनजाति का जो सदस्य होता है, वो क्या करता है, ओकुनकोवो की जनजाति की एक औरत की हत्या कर देता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि ओकुनकोवो जिस जनजाति में रहता है, यूमोफिया, वहाँ के लोग जो हैं दूसरे जो पड़ोसी राज्य से लड़ाई नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि नहीं, आपने मेरे क्या कहते हैं संघ की या मेरे जनजाति की औरत को मार दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बदले में आप अपने संघ की या अपने राज्य की एक लड़की और एक लड़का हमें दे दीजिए, तो ये हम लोग आपसे लड़ाई नहीं करेंगे। होता भी ऐसा ही है कि जो ओकुनकोवो की जो जनजाति होती है और जो ओकुनकोवो का जो गाँव होता है यूमोफिया, वहाँ पर एक लड़की और एक लड़का जिसका नाम इकेमफ्यूना होता है, लड़के का नाम इकेमफ्यूना होता है, उसको जो है पड़ोसी राज्य दे देता है। मतलब पड़ोसी राज्य वाले इकेमफ्यूना और एक लड़की को सौंप देते हैं यूमोफिया राज्य के लोगों को। अंतिम में क्या होता है कि ओकुनकोवो उस लड़के की जिम्मेदारी लेता है जिसका नाम इकेमफ्यूना होता है। मतलब इकेमफ्यूना नाम के लड़के की जिम्मेदारी ओकुनकोवो लेता है, ओकुनकोवो उसका पालन पोषण करने लगता है, ठीक है। और ऐसा मानता है कि ये जो लड़का है इकेमफ्यूना, ये बिल्कुल ही मेरा दूसरा बेटा है, जो एक आदर्श बेटा मेरा बन सकता है, क्योंकि इकेमफ्यूना बहुत अच्छा लड़का रहता है, इसको ओकुनकोवो बहुत पसंद करता है, ठीक है। और इसी के साथ नवोय जो कि ओकुनकोवो का बेटा होता है, वो भी इकेमफ्यूना को पसंद करता है। 3 साल इकेमफ्यूना जो है नवोय और ओकुनकोवो के साथ रहता है, लेकिन तीसरे साल के अंतिम में क्या होता है कि एक बूढ़े टाइप का व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है एगब्योफी एजडू। वो ओकुनकोवो को कहता है, देखो भाई, हमारे धर्म में, हमारे जनजाति में ये रिवाज है कि हम दूसरे जनजाति के लड़के को अपने साथ 3 साल से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, इसलिए गॉड और भगवान का ये आदेश आया है कि तुम्हें इस लड़के को मारना होगा। लेकिन
क्योंकि तुम इस लड़के को 3 साल से पाल रहे हो, पोस रहे हो, और ये लड़का तुम्हें अपने पापा के समान मानता है, तो तुम्हें जो है थोड़ी दिक्कत होगी इसको मारने में, इसलिए हमें ही दे दो, हम इसे मार देंगे, ठीक है। इससे ओकोंकोवो को बुरा लगता है। ओकोंकोवो सोचता है कि अगर मैं इसे नहीं मारता हूँ तो मेरे समाज के लोग मेरे बारे में सोचेंगे कि ये तो एकदम निहायती नालायक निकला, बहुत ही कच्चे दिल का निकला। ओकोंकोवो कहता है नहीं, तुम क्यों मारोगे, मैं ही मारूंगा इसे। और अंतिम में क्या होता है कि ओकोंकोवो जो है उस इकेम फ्योना नाम के लड़के को मार देता है। जैसे ही इकेम फ्योना नाम के लड़के को मारता है, इस घटना के बारे में उसका बेटा नवई को पता चल जाता है कि मेरे पिता ने क्या किया है, तो इकेम फ्यूना को मार दिया है, ठीक है। अब नवई को जो है ओकोंकोवो से ज्यादा नफरत हो जाती है। पहले से तो नफरत होती ही है, क्योंकि ओकोंकोवो बार बार नवई को मारता पीटता रहता है, तो नफरत तो पहले से ही होती है नवई को। अब नोवाई को ज्यादा नफरत हो जाती है, क्योंकि इकेम फ्योना को उसने मार दिया है, मतलब उसके पिताजी ने मार दिया है। अब नोवाई को लगता है कि जब एक बच्चे को मेरे पिताजी मार सकते हैं, इकेम फ्योना नाम के बच्चे को, तो मुझे भी मार सकते हैं। तो अब उससे अब क्या होता है कि नोवाई को नफरत हो जाता है ओकोंकोवो को। अब आगे क्या होता है दोस्तों, बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। होता यूं है कि ओकोंकोवो की जो ये घटना होती है ये तो समाप्त हो जाती है, लेकिन जब जो व्यक्ति ओकुनकोबो को उकसाता है, जिसका नाम एक बियोफी एजुडू होता है, जो कहता है कि तुम्हें इसको मारना होगा, गलती से उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाता है, ठीक है। अब उसकी जो मौत का जो फ्यूनरल होता है, फ्यूनरल का मतलब जो शमशान में जो लोग जलाते हैं उसे, तो उसमें कौन शामिल होता है, ओकुनकोबो भी जाता है उस फ्यूनरल में, ठीक है। उस फ्यूनरल में सम्मिलित होने को ओकुनकोबो भी जाता है। अब उसकी जो जनजाति होती है, ये जो यूमोफिया जनजाति है ओकोंकोवो की, उसमें एक रीति होती है कि जब कोई मरता है तो उसके सम्मान में बंदूक से गोलियां उड़ाई जाती हैं। तो ओकोंकोवो भी ऐसा करता है कि बंदूक से गोलियां उड़ाता है, और गलती से एक गोली जो है एक बियोफी एजडू जो कि मर गया होता है उसके बेटे को लग जाता है, और वहीं पर उसके बेटे की भी मौत हो जाती है। अब क्या होता है कि ऐसे में जब उसके बेटे की मौत हो जाती है, तो अब उसको सजा दी जाती है। किसको सजा दी जाती है, ओकोंकोवो को सजा दी जाती है कि भाई तुमने अपनी ही जाति के एक लड़के का कत्ल कर दिया है गलती से, तो तुम्हें ज्यादा तो सजा नहीं होगी, लेकिन हाँ इतनी सजा जरूर होगी कि तुम्हें 7 साल के लिए क्या होगा कि इस जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा। अंतिम में क्या होता है कि ओकोंकोवो अपने पूरे फैमिली के साथ 7 साल के लिए क्या करता है कि अपना जो ये वाला जो जगह है जिसका नाम ह्यूमोफिया है या मवांटा है, वो छोड़कर अपने माँ के घर चले जाता है। ओकोंकोवो वहाँ रहता है 7 साल तक, बहुत मेहनत से काम करता है, लेकिन ओकोंकोवो को वहाँ संतुष्टि नहीं मिलती है। ओकोंकोवो बहुत मेहनत करता है, लेकिन वो सोचता है कि किसी तरह मेरा 7 साल बीत जाए और हम उस जगह पर पहुंच जाए जहाँ पर मैं पहले रहा करता था, ठीक है। अंतिम में क्या होता है कि जब 7 साल बीत जाता है, उनको वो वापस अपने जगह पे आ जाता है जहाँ पर वो पहले रहता था, तो वहां देखता है कि वहां पर बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो गई हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजों में बदलाव आ गया है। उसके बाद वो देखता है कि वहां पर क्रिश्चियन मशीनरीज आ गई हैं, मतलब ईसाई मशीनरियां आ गई हैं, जो लोगों को शिक्षित कर रही हैं, लोगों को बोल रही हैं, लोगों को धर्म के बारे में ज्ञान दे रही है, लोगों को कह रही हैं कि जो तुम्हारा जो धर्म है, तुम्हारे जो तौर तरीके बहुत पुराने हो गए हैं, तुम हमारे धर्म में सम्मिलित हो जाओ, ये नया है, ये नए लोगों की जरूरतों के हिसाब से चलता है। तो ऐसा मतलब कि लोगों को कन्विंस करने के लिए ईसाई मशीनरियां कह रही हैं, मतलब ओकोंकोवो की जो जनजाति के जो लोग होते हैं, जनजाति के जो लोग होते हैं, उसको कन्विंस करने के लिए तरह तरह के हथकंडे जो है अब ये मशीनरियां अपना अपना रही है, ये ओकोंकोवो देखता है। लेकिन ओकोंकोवो को ये सब पसंद नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। एक दिन क्या होता है कि ओकोंकोवो और कुछ लोग मिल करके ईसाई मशीनरी में आग लगा देते हैं, ठीक है। आग लगाने से क्या होता है कि बहुत दिक्कत होती है। आग लगाने से क्या होता है कि जो कमिश्नर होता है उस जगह का, वो क्या करता है, ओकोंकोवो और उसकी जनजाति के सदस्यों को बुलाता है, कहता है कि आप लोग आइए, हमसे शांति बैठक कीजिए, हम लोग जो मुद्दा है, जो मसला है, उसको अच्छे से सुलझा लेंगे। लेकिन क्या होता है, जैसे ही ओकोंकोवो और उसके जनजाति के मुख्य लोग उस कमिश्नर के पास पहुंचता है, कमिश्नर उन लोगों को कैद कर लेता, बहुत मारता है, ओकोंकोवो को भी बहुत मारता है। मुझे तो हंसी आ रही है, ठीक है। तो ओकोंकोवो को भी बहुत मारता है, और उसके बाद क्या होता है कि उन लोगों को छोड़ देता है। मारने के बाद अब क्या होता है कि ओकोंकोवो और उसकी जनजाति के लोग आते हैं, मीटिंग करते हैं कि भाई हम लोग यहाँ के गिने चुने लोग हैं, गण्यमान्य लोग हैं, हमें कैसे मार सकते हैं ईसाई मशीनरी वाले, ठीक है। तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि किसी तरह इनको जो है हटाया जाए रास्ते से। लेकिन बीच में क्या होता है, मीटिंग के बीच में ही ईसाई मशीनरियों के मैसेंजर्स आ जाते हैं, मतलब संदेश वाहक आ जाते हैं, और कहते हैं कि तुम्हें इस मीटिंग को तत्काल खत्म करना पड़ेगा, ठीक है।
लेकिन कोई मीटिंग को तत्काल एंड करने के मूड में रहता नहीं है। और इसी में क्या होता है कि थोड़ी बहुत बहस होती है। बहस के दरमियान क्या होता है कि ओकोंकोवो को आ जाता है गुस्सा, क्योंकि ओकोंकोवो पहले से ही गुस्सैल व्यक्ति होता है। अब ओकोंकोवो को आ जाता है गुस्सा, तो ओकोंकोवो क्या करता है, उठाता है कुल्हाड़ी, ठीक है, और उठा करके मार देता है किस पे, तो मैसेंजर्स पे, जो जो ईसाई मशीनरीज का जो संदेश, ईसाई मशीनरीज का जो संदेश वाहक होता है उस पे कुल्हाड़ी चला देता है। और अंतिम में क्या होता है, एक ईसाई मशीनरी के संदेश वाहक की हत्या हो जाती है, दूसरा सभी भाग जाते हैं। लेकिन उसके इस कृत्य, वो जो ये करता है, उसके सपोर्ट में, मतलब ओकोंकोवो के सपोर्ट में उसके जनजाति का कोई भी सदस्य नहीं आता है। तो अंतिम में क्या आता है, ओकोंकोवो को बुरा लगता है, उसे लगता है कि जैसा पहले हमारी हमारी जनजाति थी, जैसी हमारी जनजाति पहले थी, अब वो वैसी नहीं रही। ओकोंकोवो के सपोर्ट में कोई नहीं आता, क्योंकि ईसाई मशीनरियों का डर सभी व्यक्ति को अब होने लगता है। अंतिम में ओकोंकोवो बहुत उदास हो जाता है और अपने घर जाता है और वहीं पर आत्महत्या कर लेता है, अपने आप को रस्सी से लटका के मौत के घाट उतार लेता है। तो इस तरह से ये स्टोरी समाप्त हो जाती है दोस्तों। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग इस शॉर्ट स्टोरी को समझ गए। बहुत ही छोटी सी स्टोरी है ये, बहुत ही शॉर्ट नैरेटिव है। और मैंने इसको शॉर्ट भी कर दिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पंडित आप लोगों को बनाना नहीं है, केवल इतना ही जान लीजिए आप लोग, जिससे आप लोगों के एग्जामिनेशन अच्छे से चले जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा समय तो है नहीं। मैं ऐसा लग रहा है कि मैं 40-45 मिनट तो ऐसे ही भी बोल चुका हूँ। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है, क्या डिस्कशन हम लोगों को करना है। आगे है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 3 प्रजा बाय गोपीनाथ मोहंती। गोपीनाथ मोहंती के द्वारा जो ये लिखा गया है उससे संबंधित क्वेश्चन है। 4 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, केवल 4। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि केवल 2 चैप्टर आप लोगों के लिए मेन है, एक तो पहला ब्लॉक, दूसरा है द अवेकनिंग वाला ब्लॉक। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। उन दोनों ब्लॉक में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहला वाला ब्लॉक, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और आप लोग एग्जाम देके आइएगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को एग्जाम के पेपर में कैसा मतलब क्वेश्चन किस किस चैप्टर से लगा। आप लोग बताइएगा कि मेरे वाले कंटेंट से कितना क्वेश्चन फंसा। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन है, इसको मैं हिंदी में शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में तो अब इतना समय तो नहीं है कि मैं बता पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश में इन सब के जो आंसर्स हैं वो मैं आप लोगों को नोट्स के फॉर्मेट में दे सकूं। ठीक है, तो ये है, इज प्रजा ए सबाल्टर्न नोबेल, कमेंट। हाँ, प्रजा एक सबाल्टर्न नोबेल है, कमेंट करना है कैसे। तो सबाल्टर्न नोबेल का मतलब होता है जो गरीब तबके के होते हैं, जो दबे कुचले तबके के होते हैं। सबाल्टर्न का मतलब होता है इन्फेरियर रैंक के होते हैं। इसमें भी दिखाया गया, हाँ, प्रजा सबाल्टर्न। इसमें क्या होता है कि प्रजा में जो शुक्रुजनी होता है, एक गरीब तबके का जनजाति का सदस्य होता है, जिसका शोषण किया जाता है अमीर लोगों के द्वारा, क्या कहते हैं, राम बिसोई नाम के लैंड फार्मर के द्वारा, लैंड ओनर के द्वारा। उसके बाद क्या कहते हैं, फॉरेस्ट गार्ड के द्वारा शोषण किया जाता है। फिर उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड के जो फॉरेस्ट के जो बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, वो भी क्या कहते हैं, शुक्रुजनी का शोषण करते हैं। ठीक है, ठीक उसी के साथ कोर्ट को भी राम बिशोई खरीद लेता है, कोर्ट भी उसका शोषण कर लेता है। तो सबाल्टर्न मतलब हो गया कि शोषण से दबे कुचले लोग। ठीक है, तो प्रजा जो है सबाल्टर्न नोबेल, हाँ है प्रजा सबाल्टर्न नोबेल, क्योंकि उसमें जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटागोनिस्ट है, उसको दबा कुचला दिखाया गया है, उसके साथ बहुत ज्यादती हो रही है, उसके साथ गलत तरीके का व्यवहार हो रहा है। तो हाँ, सबाल्टर्न नोबेल है, बात खत्म। अब है दूसरा क्वेश्चन कि विच लिटरेचर हैव इन्फ्लुएंस्ड द उड़िया नोबेल। उड़िया नोबेल को कैसे लिटरेचर ने इन्फ्लुएंस्ड किया है। तो इसके पीछे का एक एकदम छोटा सा स्टोरी है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, मैं जरा सा देख लूं, शायद 1936 था। हाँ, मैं एक बार कंफर्म, हाँ 1936। तो मैं इस पर एक एकदम छोटा सा बता देता हूँ दोस्तों। दरअसल क्या था कि उड़िया नोबेल में सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन दिया था, मतलब सबसे पहले जो प्रयास किया था उड़िया नोबेल को लिखने का, वो किया था फकीर मोहन सेनापति ने, जिन्होंने लिखा था चनाना अना अठा गुंठा, इस नाम से उन्होंने एक नोवेल लिखा था 1897 में। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था कि एक और नोवेल कुछ समय के बाद पब्लिश किया गया था गोपाल वल्लभ की ओर से, जो कि था भीमा भूयान। भीमा भूयान में क्या होता है कि एक लड़का होता है जिसका नाम होता है भीमा। ठीक है, और ये भूयान जनजाति का होता है, जो कि क्योंझर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में रहता है। और यहीं पर इसी तरह से ये जो स्टोरी है आगे चलती है, मतलब उड़िया नोवेल जो कि गोपाल वल्लभ के द्वारा लिखा गया था भीमा भूयान के नाम से। उसी के बाद कालिंदी चरण पाणिग्राही, इन्होंने भी कुछ नॉवेल लिखा था। ठीक उसके बाद प्रतिभा रॉय जी भी ने प्रतिभा रॉय नाम की एक उड़िया राइटर थी, उन्होंने भी अधिभूमि लिखा था, जिसमें बोंडा ट्राइब, बोंडा जनजाति को दिखाया गया था, जो कि सर्वाइव, जो स्ट्रगल करते हैं, जो प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं अपने आप को
जीवित रखने के लिए फ्री इंडिया में, स्वतंत्र भारत में। ठीक है, तो वो भी एकदम फेमस हुआ था। ठीक है, उसी के साथ गोपीनाथ मोहंती का प्रजा भी फेमस हुआ था। तो इन सभी लिटरेचर ने क्या किया, इन्फ्लुएंस्ड किया, इन सभी लिटरेचर ने मदद की उड़िया नोवेल को बढ़ाने में। द उड़िया नोवेल हैज बीन influenced under the western civilization, under the western literature and the literature from the neighborhood, and Bengali and British literature have played a vital role in shaping of Odia literature as it is in today। तो जो इंग्लिश लिटरेचर, जो वेस्टर्न लिटरेचर था, ठीक है, जो ब्रिटिश लिटरेचर था, जो बंगाली लिटरेचर था, और आसपास उड़ीसा के जो आसपास वाले लिटरेचर थे, उन सब ने बहुत मदद की थी दोस्तों ये जो उड़िया नोवेल को इन्फ्लुएंस करने में। हालांकि इसका पूरा का पूरा इंग्लिश डिस्कशन दिया हुआ है, मैं टॉपिक के तौर पर पीडीएफ के तौर पीडीएफ में इसको दे दूंगा। ठीक है, कैरेक्टर स्केच ऑफ सुक्रुजनी, सुक्रुजनी का कैरेक्टर स्केच, मतलब मैंने अभी तक किसी भी क्वेश्चन में, कहीं भी इतना सारा क्वेश्चन बना है उसमें सुक्रुजनी के कैरेक्टर स्केच को नहीं देखा है। तो कैरेक्टर स्केच मुझे नहीं लगता है कि आएगा। ठीक है, फिर भी मैंने दे दिया है। तो सुक्रुजनी का कैरेक्टर आप लोग अब लिख सकते हैं। एकदम सामान्य सा व्यक्ति था, बेचारा कर्ज के जाल में फंसता चला गया था, गोटी बना, फिर उसके बाद अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए अपना जमीन तक गिरवी कर लिया, भूल से, मतलब गलती से राम बिसोई ने हड़प लिया था। उसके बाद बहुत मेहनत किया, अंतिम में कुछ नहीं मिला, कोई कोई फल नहीं मिला, अंतिम में जेल जाना पड़ा, यही है और कुछ नहीं। अब क्रिटिकल नोट ऑन पराजा, पराजा पर क्रिटिकल नोट लिखना है। इनडायरेक्टली समझ ले कि प्रजा जो है या पराजा जो है, जो पढ़ लीजिए आप इसको, इनडायरेक्टली बस यही है क्रिटिकल नोट में कि इसकी समरी लिख देनी है, यही क्रिटिकल नोट हो गया, बात खत्म। और लास्ट में मैं इतना कहूंगा दोस्तों कि अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसका आंसर आपको पता नहीं है, तो आप एक ही काम कीजिएगा, जो भी चैप्टर हो, जिस भी चैप्टर से लगेगी क्वेश्चन, उसकी समरी उठा के लिख दीजिएगा, कहानी फाइनल है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे अंतिम चैप्टर है दोस्तों, अंतिम चैप्टर का नाम है थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचेबे, चिनुआ अचेबे द्वारा लिखित है ये। इसमें है कैरेक्टर स्केच ऑफ चिनुआ अचेबे, चिनुआ अचेबे का कैरेक्टर पूछा गया है। हालांकि चिनुआ अचेबे का कैरेक्टर मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन में पूछा जाएगा, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। चिनुआ अचेबे अफ्रीकन राइटर थे या नाइजीरियन राइटर थे, जो कि प्री कॉलोनियल उपनिवेशवाद से पहले के बहुत फेमस राइटर थे। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल लिखे हैं। ठीक है, और ये जो थिंग्स फॉल अपार्ट है, इनका पहला नॉवेल था जो कि बहुत हिट हुआ था, काफी हिट हुआ था। और जैसे ही इसने इस नॉवेल को लिखा था, क्योंकि उस समय में जब चिनुआ अचेबे आए थे मार्केट में, मतलब जब नया नया लॉन्च हुए थे, तो उस समय और कोई दूसरा इंग्लिश राइटर था ही नहीं, जो अफ्रीका में कोई इंग्लिश राइटर था ही नहीं, तो केवल इनकी नॉवेल्स ही चलती थी, तो ये जाहिर सी बात है फेमस हो गए। तो कैरेक्टर स्केच आप लोग लिख लेंगे शायद। ठीक है, मैं फिर भी पीडीएफ में कोशिश करूंगा कि दे दूं। ठीक है, अब राइट डिटेल एनालिसिस ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, समरी लिख देना है। थिंग्स फॉल अपार्ट की समरी लिख देंगे आप, हो गया, बात खत्म। थिंग्स फॉल अपार्ट की समरी में आप लोगों को पीडीएफ में दे दूंगा। अब राइट द सर्कमस्टांसेस व्हिच रिलेट टू ओकोनकोवो's ट्रेजिक एंड। ओकोनकोवो जो है एकदम कैसे, मतलब अचानक से ओकोनकोवो की जो है मृत्यु हो जाती है, ओकोनकोवो का कैरेक्टर कैसे एंड हो जाता है, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो ओकोनकोवो का ट्रेजिक एंड कैसे हुआ, क्योंकि लोगों ने उसका साथ ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि उस समय बहुत बदलाव हो गए थे, लोग ईसाई मसीहियों से डरने लगे थे, उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे, इसलिए ओकोनकोवो का साथ किसी ने नहीं दिया। अंतिम में ओकोनकोवो इस बात से उदास होकर अपनी आत्महत्या खुद कर लेता है। यही है सर्कमस्टांसेस। नॉवेल की जो स्टोरी है, जो समरी है, वही लिख देना है, बात खत्म। तो इतनी सारी बातें थी दोस्तों, अब मुझे लगता है कि सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को, अब कोई समस्या नहीं रह गया होगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है थैंक्स फॉर वाचिंग, मतलब अब कुछ भी नहीं है देखने को। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि जितनी भी बात मैंने आप लोगों को बताई, सबको मैं पीडीएफ के फॉर्मेट में आप लोगों को दे दूंगा, आप लोगों को सुविधा होगी, आप लोगों का जो काम है वो बन जाएगा, आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख के आ जाएंगे। अब आगे दो मेन पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। पहला पॉइंट, तो अगर कोई भी चैप्टर हो जिसका क्वेश्चन आप लोगों को समझ में ना आए कि कैसे बनेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो आप लोग समरी उठा के लिख दीजिएगा। समरी में जो भी आए, जो भी दिल में आए, दिमाग में आए, छाप दीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 20 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे, तो 20 पंचे 100, 20 इंटू 5 करें तो 100 मार्क्स हो गया, मतलब 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब आगे पॉइंट ये है दोस्तों कि कैसे देंगे। तो 16 पेज का आंसर शीट होता है, ठीक है, या शायद 20 पेज का होता है। आप लोगों को करना कुछ नहीं है, एवरेज एक क्वेश्चन पे 3 से 5 पेज लिखना है, आप लोगों को पेज मेंटेन कर लेना है। 3 से 5 पेज अगर आप आंसर लिख देंगे एवरेज में, ठीक है, तो क्या होगा कि आप लोगों को मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी अच्छे मार्क्स लाने में। 3-5 पेज एवरेज एक क्वेश्चन पे लिखेंगे, आपका काम बन जाएगा। मतलब
15-16 पेज, अगर 16 पेज का है तो 15 पेज लिख दिए तो ठीक है, 20 पेज का है तो 16-17 पेज लिख देंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये जो वीडियो है, ये जो सेशन है पसंद आया होगा। इसी के साथ ये वाला जो बुक है BEGC 134 जिसका टाइटल है रीडिंग द नॉवेल, ये खत्म हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत पसंद आया होगा आप लोगों को। ठीक है, फिर भी अगर कोई कमी त्रुटि रह गई होगी तो मैं इसके लिए आप लोगों से माफी चाहता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए सब्जेक्ट्स के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।